आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है हर उस स्टूडेंट के लिए जो सीएमए इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 एग्जाम्स को अपीयर कर रहा है। तो आज है 15 जून और आपका टैक्स का पेपर होता है खत्म। अब जो नेक्स्ट पेपर है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग को हम कैसे रिवाइज करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, हम कैसे करेंगे। कहीं से कोई धक्का लग जाता, पुश मिल जाता तो बड़ा बेहतर होता। तो मैं आया हूं आज आपको धक्का लगाने के लिए, आपको पुश करने के लिए कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग में एग्जामेशन लेकर आओ। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में एग्जामेशन लाना कैसे है, तो 100 मार्क्स का जो आपका पेपर है, इस 100 मार्क्स में 60 मार्क्स की जिम्मेवारी मेरी और 40 मार्क्स की जिम्मेवारी जो है वो आपके खुद की सेल्फ की है। अब 60 मार्क्स की तैयारी कैसे करवाऊंगा मैं आपको आज दो वीडियोस देने वाला हूं। एक वीडियो पूरा डेडिकेटेड रहेगा एमसीक्यूज के ऊपर, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आता है एमसीक्यू। टोटल मिला के 15 एमसीक्यूज आने वाले हैं 2 मार्क्स के। तो मैंने ये एनालाइज किया कि अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं ना, उसमें जो भी एमसीक्यूज आ रहे हैं उनका जो स्टैंडर्ड है एकदम सिमिलर है पास्ट ईयर एमसीक्यूज के जैसा। तो मैं जो वीडियो आपको देने वाला हूं उसमें मैं जून 2023 से लेके दिसंबर 2025 तक सिलेबस 22 में जितने भी इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यूज पूछे उन सबको डिस्कस कराऊंगा। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट ने अपने एमसीक्यू बैंक में कुछ नए एमसीक्यूज को ऐड किया है, उनको भी डिटेल्ड वे में डिस्कस हम करने वाले हैं। तो एमसीक्यू वीडियो में क्या मिलेगा आपको, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मिलेगा और न्यूली एडेड एमसीक्यू मिलेगा। तो जब आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देख लोगे तो एमसीक्यूज पे आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आने वाला है। और एमसीक्यूज को करने से ना एक बेनिफिट और मिलता है कि सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट कहीं ना कहीं रिकॉल हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट मिल गया एमसीक्यू करके। अगर इस वीडियो को करके आपको लगता है कि आपके पास और टाइम है तो आप मेरी एमसीक्यू मैराथन की वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने इंस्टीट्यूट के सारे एमसीक्यूज करवा दिए हैं, चाहे वो चैप्टर वाइज हो, पास्ट ईयर के हो, एमक्यूपी के हो, बिट क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, सब कवर्ड है। अभी तो हमारे पास टाइम क्रंच है, तो यहाँ पे हम ये सारे एमसीक्यूज को प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके पास एडिशनल टाइम है तो आप उन एमसीक्यूज को भी जरूर देख सकते हो। तो 30 मार्क्स का कवरेज हो गया आपका एमसीक्यू से। अब जो बचा हुआ है वो हम कहां से करने वाले हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दूंगा जिसमें मैं इंप्लॉय कॉस्टिंग, ओवरहेड्स और मार्जिनल कॉस्टिंग ये कवर करवा दूंगा। इंप्लॉय, ओवरहेड्स, मार्जिनल, ये तीनों ही सबसे डिफिकल्ट चैप्टर्स माने जाते हैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के। तो ये तीनों मैं करवा दूंगा। 7 मार्क्स का इंप्लॉय, 7 मार्क्स का ओवरहेड्स और 14 मार्क्स का आपका मार्जिनल। तो 28 मार्क्स का कवरेज यहां से हो गया। तो आपको धक्का तो अच्छा मिल गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने 40 मार्क्स की तैयारी खुद से करनी है। वो भी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर्स पढ़िए, चैप्टर्स को पढ़ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने मार्क करके रखे थे उनको प्लीज सॉल्व करिए। अगर आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट नहीं है तो आप हमारे सुपर 50 क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। सुपर 50 क्वेश्चंस के हैंड रिटन सोल्यूशन मैंने खुद से बनाकर दिया है और सारे सोल्यूशन में मैंने जो भी ट्रिकी पॉइंट्स है उनको हाईलाइट किया है। तो जब आप वो सोल्यूशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रिकी पोर्शन है, आपको कहाँ पे ध्यान ज्यादा लगाना है। तो यहाँ से आपके 40 मार्क्स की तैयारी भी हो जाएगी। और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपको सुबह क्या करना है, उस दिन सुबह सुबह आपको थ्योरी करना है। थ्योरी हमें बहुत ज्यादा देर तक रिटेन नहीं होता है, तो अगर हम एग्जाम के सुबह थ्योरी देख के जाएंगे तो गारंटीड है कि एग्जाम में तो हम लिख ही पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो थ्योरी आपको करना है एग्जाम के सुबह वाले दिन। और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपकी तैयारी कैसी रहनी चाहिए, आपको भी पता है कि 7 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप 5 क्वेश्चन ही तैयार करके जाओगे, नहीं, आप तैयार करके जाओगे 6 क्वेश्चन। कि अगर एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको आता हो, जो चैप्टर आपने पढ़ा हो, उसका उठ पटांग क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हेज में रहना चाहिए कि आप एग्जाम में पैनिक ना करो। तो तैयारी आपको 6 क्वेश्चन की करनी है और उस 6 क्वेश्चन में थ्योरी आपको बड़ा ही सहयोग करेगा। 6 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आप थ्योरी का रख लीजिए, और अगर आपने थ्योरी ऑलरेडी रख रखा है तो आप एक क्वेश्चन और ऐसा कुछ रख लीजिए जिससे आपकी 6 क्वेश्चन की तैयारी हो जाए। ये मैं आपको लिख के देता हूँ, एग्जाम में आपको जरूर हेल्प करने वाला है। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। अब यहाँ से कंटिन्यू होगा हमारा एमसीक्यू वाला पोर्शन, वो आप देख लीजिएगा। फिर आप चले जाइएगा सेकंड वीडियो पे जिसमें मैं आपको इंप्लॉय, मार्जिनल और ओवरहेड्स बड़ी डिटेल में समझा दूंगा। पता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट और एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट में क्या फर्क होता है, क्या फर्क होता है बताइए। चलिए स्पेलिंग लिखते हैं। यह है ऑर्डिनरी की स्पेलिंग, यह है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की स्पेलिंग। क्या डिफरेंस है भैया, डिफरेंस तो सिर्फ इस एक्स्ट्रा वर्ड का ही है। वेरी करेक्ट, सिर्फ इस एक्स्ट्रा वर्ड का ही डिफरेंस है। एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नॉर्मल एफर्ट्स लगाता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है। तो अगर आप भी इस एक्स्ट्रा एफर्ट्स को लगाने के लिए तैयार हो, राजी हो, तो आप भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो। बस एक्स्ट्रा एफर्ट्स की बात है। तो यही एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाना है और एग्जाम में एग्जामेशन लेकर आना है। तो सबको कमेंट बॉक्स में प्लीज टाइप करिएगा कि आई एम गोइंग टू क्लियर दिस अटेम्प्ट with exemption in all papers.
हमारा एम ही क्या है कि हर पेपर में भाई साहब हमें एग्जाम्शन चाहिए। अगर हम एम ही अपना बड़ा रखेंगे तो गिर के पहुंचेंगे भी कहाँ, पास तो हो ही जाएंगे। एक कहावत सुनी होगी आपने, ऑलवेज एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू मे हिट अ स्टार। तैयारी हमेशा चांद की करो, अगर चूक भी गए तो तारे तो मिलने ही है। तो वैसे ही अगर एग्जाम्शन की तैयारी करेंगे तो चूक भी जाएंगे एग्जाम्शन लाने में तो भाई साहब पास तो हो ही जाएंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल, डू वेल, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अब देखिए टर्म वाइज, ये तो आपके एग्जाम्स में ही आ चुका है। अब आप देखिए कि कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कितने नहीं। बी लिमिटेड पेज 10 पर यूनिट रॉयल्टी टू द डिजाइनर ऑफ अ प्रोडक्ट विच इट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स। डिजाइनर को हम क्या कर रहे हैं, रॉयल्टी पेमेंट कर रहे हैं। तो ये रॉयल्टी चार्ज हमारे लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। सम ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, कन्वर्जन कॉस्ट। ओवर टाइम, क्या है ओवर टाइम, जब नॉर्मल टाइम से ज्यादा काम कर रहे हैं तो एक्चुअल टाइम बीइंग मोर देन नॉर्मल आवर्स। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैश डील्स विद द प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग डेप्रिसिएशन, कैश 16। फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट शीट प्रिपरेशन, कॉस्ट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, कैसे क्लासिफाई करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी एडेड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट टू अराइव एट फाइनेंशियल प्रॉफिट, क्या ऐड करेंगे कॉस्टिंग प्रॉफिट में, एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क्स ओवरहेड, हमने ज्यादा खर्चा दिखा दिया कॉस्ट अकाउंट्स में तो वहां पे प्रॉफिट कम हो गया है, फाइनेंशियल में ज्यादा है तो जितना ज्यादा खर्चा दिखाया है वापस कॉस्ट अकाउंट्स में ऐड कर देंगे तो कॉस्ट अकाउंट्स का भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बस रिपीट है ये भी पूरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बैच कॉस्टिंग इज अ वेरिएंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग, नहीं। जॉब कॉस्ट शीट में बी यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग प्रॉफिट ऑफ जॉब्स, हाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाई प्रोडक्ट, एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल केक्स। स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी इज ₹20, स्टैंडर्ड रेट गिवन है। स्टैंडर्ड यूजेज भी गिवन है 5 kg, एक्चुअल यूजेज 100 यूनिट्स के लिए 520 kgs। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, मटेरियल कॉस्ट कार्ड बना लीजिए। स्टैंडर्ड में 1 यूनिट के लिए 5 kg एट द रेट 20, तो 100 यूनिट्स के लिए 500 kg एट द रेट 20। एक्चुअल में 520 kg एट द रेट ₹22। तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस में हम क्या चेक करते हैं कि हमें कितना यूज करना था वर्सेस हमने कितना यूज किया है। तो हमें यूज कितना करना था 500, हमने यूज कर लिया है 520, मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से तो -20 इंटू 20 -400, दैट मीन्स 400 एडवर्स। ये भी रिपीट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन ब्रेक इवन, ब्रेक इवन कब चेंज होगा, जब फिक्स कॉस्ट चेंज हो जाए, कंट्रीब्यूशन चेंज हो। कंट्रीब्यूशन कब चेंज होगा, जब सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों चेंज हो जाए। तो चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट, चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट, चेंज इन सेल्स, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ बजट, क्या बेनिफिट नहीं है बजट यूज करने का, मोर मोटिवेटेड मैनेजर है, इंप्रूव्ड इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन है, इनहैंस कोऑर्डिनेशन ऑफ फर्म एक्टिविटीज है, मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं। एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या लेना देना है बजट को, बजट तो एस्टिमेट है। कॉस्ट यूनिट इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड, फॉल्स। कॉस्ट ऑब्जेक्ट। स्टोर्स लेजर इज मेंटेन्ड इनसाइड द स्टोर्स बाय द स्टोर कीपर, नहीं। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में हम बनाते हैं स्टोर्स लेजर। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, हाँ ट्रू। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू दिस प्रोजेक्ट साइट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, ट्रू। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम अराइजिंग ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, नहीं। अगर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है तो हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग पीएल में लेकर जाते हैं, फॉल्स। बजटरी कंट्रोल फैसिलिटेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, हाँ ट्रू। कॉस्ट इनकर्ड प्रायर टू द स्प्लिट ऑफ पॉइंट आर नोन एज इंक्रीमेंटल कॉस्ट, स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक जो भी कॉस्ट लगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जॉइंट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं। टिकट काउंटर इन अ सिनेमा हॉल इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू सेंटर। एज पर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्स, मैक्सिमम लिमिट क्या थी, ट्रू फॉल्स में याद करिए 20%। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड मींस जब ओवरहेड कम एब्जॉर्ब हुए हैं तो मतलब एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा है
हमने एब्जॉर्ब कम किया है, एक्चुअल ओवरहेड्स आर मोर देन एब्जॉर्ब्ड. CAS 13 stands for cost of service cost center. Dash is a system for reporting revenue and cost information to the individual responsible for the revenue causing or cost incurring function. Responsibility accounting. Under integrated accounting system, the accounting entry for payment of wages. Wages पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे? वेजेस दिया है तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट. एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा था जो आपने नहीं किया अभी तक. कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो यूनिक है, सब रिपीट हो रहे हैं. तो यही मेरा कहना है आपसे कि इस सेशन के बाद आप मेजॉरिटी क्वेश्चन कर पाओगे. एक्सक्यूज मी, मेजॉरिटी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि हर बार इंस्टीट्यूट वही पूछता है जो पूछ चुका है और हमने मेजॉरिटी कवर कर लिया, 100% कंप्लीशन कर लिया इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल फॉर कॉस्ट कंट्रोल? इट इज अ करेक्टिव फंक्शन, नहीं. प्रिवेंटिव फंक्शन है. रिलेटेड विद फ्यूचर, नहीं. इट चैलेंजेस द स्टैंडर्ड कॉस्ट, नहीं. इट एंड्स व्हेन द टारगेट्स आर अचीव्ड, हाँ. कॉस्ट कंट्रोल बंद हो जाता है जब हम टारगेट अचीव कर लेते हैं. तो अंडर इंटीग्रल अकाउंट्स, इश्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज डेबिटेड टू द फॉलोइंग अकाउंट. जब हम डायरेक्ट मटेरियल इशू करते हैं तो वो मटेरियल कहां जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस में. तो वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट. प्रोडक्ट एक्स जनरेट्स अ कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो ऑफ 40%, मतलब पीवी रेशियो 40% है. फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 है. सेल्स रिक्वायर्ड टू अचीव अ मंथली प्रॉफिट ऑफ 12,000, प्रॉफिट 12,000 है. यहां पे बस आपको मास्टर फॉर्मूला क्या यूज करना है? सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो. तो फिक्स्ड कॉस्ट 60,000, प्रॉफिट 12,000, पीवी रेशियो 40%, तो 72,000 डिवाइडेड बाय 40%, 1,80,000. The most suitable cost system where the products differ in type of materials and work performed. कहाँ पे प्रोडक्ट अलग होते हैं? जॉब कॉस्टिंग में. क्यों? क्योंकि वहां पे हर जन की अलग अलग रिक्वायरमेंट है. प्राइमरी पैकिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट. कैश बजट ऑफ PQR एंड कंपनी forewarns of a short term surplus. Which of the following would be the appropriate action to be taken in such a situation? क्या करेंगे हम? क्रेडिटर्स को पे कर देंगे ना, क्योंकि अगर नए फिक्स्ड एसेट खरीदेंगे तो ये लॉन्ग टर्म है. लॉन्ग टर्म लोन्स पे करना ये भी लॉन्ग टर्म है. और हमारे पास तो शॉर्ट टर्म सरप्लस हुआ है. पे क्रेडिटर्स. द सेल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट Z इज 1 लाख. सेल्स है 1 लाख. वेरिएबल कॉस्ट है 40,000, कंट्रीब्यूशन 60,000. तो यहां से पीवी रेशियो निकल जाएगा 60,000 by 1 lakh, 60%. फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000, बीपी ढूंढना है तो बीपी फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो 50,000 डिवाइडेड बाय 60%, 83,333. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट? क्या प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है? देखिए ये एम्बिगुअस क्वेश्चन. जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल, मैंने बताया इसको इंस्टीट्यूट कॉस्ट ऑफ पैकिंग मारता है, तो आप भी वही करेंगे. एस एन कंपनी विच इज यूजिंग बैच कॉस्टिंग प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. एनुअल डिमांड गिवन है, सेटिंग अप कॉस्ट गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन है, कैरिंग कॉस्ट भी गिवन है. आपको EBQ ढूंढना है. तो EBQ और EOQ सेम फार्मूला है. EBQ is equal to √2 into annual demand into setting up cost divided by carrying cost. तो carrying cost क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 100, तो 12% पर annum, 12% of 100, 2 into 4800 into 50 divided by 12 under root 200 units. The method of apportioning joint cost on the basis of output of each joint product at split off. जब हम basis of output पे करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? Physical unit method. In a process
12,000 units are introduced during a period, 5% of unit is normal loss. Work in progress transferred 60% complete is 1500. तो 1500 into 60%, 900 units. और ये 9900 complete है, तो 9900 units. 9900 plus 900, 10,800 units. Time allowed for a job is 80 hours. Time taken is 68 hours. तो टाइम सेव्ड है 12 आवर्स. रोन के अंदर ढूंढना है. तो नॉर्मली जितना काम हुआ है 68 आवर्स, यहां पे तो हम 15 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करेंगे ही, प्लस बोनस देंगे. टाइम टेकन इंटू टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड इंटू वेज रेट. तो 68 इंटू 15 1020 प्लस 68 इंटू 12 इंटू 15 divided by 80, 153, 1173. Following information is available. Overhead incurred 3 lakh, overhead recovered 2 lakh. मतलब अंडर एब्जॉर्प्शन है. एक्चुअली में ओवरहेड 3 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन मैंने एब्जॉर्ब सिर्फ 2 लाख रुपए किया, तो अंडर एब्जॉर्प्शन. और ये जो अंडर एब्जॉर्प्शन है, अभी से कहां से रिकवर करेंगे? जो गुड्स बिक गए प्लस जो फिनिश गुड्स हमारे पास पड़े हुए हैं प्लस वर्क इन प्रोग्रेस, सबसे ही. तो इन तीनों को ऐड करेंगे. 5 + 4 + 3.5, 12,50,000. अब 1 लाख को 12,50,000 में से रिकवर करना है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 12,50,000. 0.08. Determination of average cost of transportation, CAS 5. If standard hours for 100 units of output are 800 at the rate rupees 4 per hour. स्टैंडर्ड है 100 यूनिट्स के लिए 800 एट द रेट रुपीज 4. एक्चुअल है 100 यूनिट्स के लिए 760 एट द रेट 4.5. आपको ढूंढना है रेट वेरिएंस. तो रेट वेरिएंस क्या है? आपको किस रेट से पेमेंट करना था वर्सेस आपने किस रेट से किया है. तो हमें पेमेंट कितने से करना था? 4 से, बट हमने किया 4.5. और पेमेंट किस पे हुआ है? एक्चुअल आवर्स पे. तो लेबर रेट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स. फोर माइनस 4.5 इंटू एक्चुअल आवर्स 760. तो 0.5 माइनस इंटू 760, नेगेटिव 380. दैट मीन्स 380 एडवर्स. Dash is a method of dealing with overheads which involves spreading common cost. Common cost का मतलब allocation, apportionment. जब हम इंडिविजुअल खर्चा देते हैं तो allocation, और common cost तो apportionment. Which of the following cash deals with the principle and method of determining the production and operation overhead? Cash 3. Hotel Dream House is having 250 rooms, of which 70 are normally occupied in summer and 40% are occupied in winter. तो पहले summer का 250 into 70% into 6 months into 30 days. $31,500. Winter 250 rooms 40% 6 months और हर मंथ में 30 days. 250 into 40% into 6 into 30 18,000. तो कुल मिलाकर 49,500 रूम डेज. In which of the following methods of pricing costs lag behind the current economic values? जो कॉस्ट है
वो अभी के इकोनॉमिक वैल्यूज से पीछे चल रहा है। तो ऐसा कहाँ पॉसिबल है? फीफो मेथड में, क्योंकि फीफो मेथड पे हम कॉस्ट उस पे वैल्यू करते हैं जो हमने पहले लिया था। A lorry starts with a load of 40 metric tons of goods from station A. It unloads 16 metric ton in station B. मतलब स्टेशन बी में अगर 16 मेट्रिक टन उतार दिया तो उसके पास कितने बचे? 40 था, 16 उतार दिया, मतलब 24 मेट्रिक टन अभी भी बचा हुआ है। एंड द बैलेंस गुड्स इन स्टेशन सी। ऑन रिटर्न ट्रिप इट रीचेस स्टेशन ए विद अ लोड ऑफ 32 मेट्रिक टन। स्टेशन ए वापस पहुंचा 32 मेट्रिक टन के साथ। तो एवरेज वेट क्या होगा? पहले 40 मेट्रिक टन था, फिर 16 उतार दिया तो मतलब 24 मेट्रिक टन है, फिर 32 और ले लिया तो 32 मेट्रिक टन डिवाइड बाई 3, 40 प्लस 24 प्लस 32 डिवाइड बाई 3, तो ये 32 मेट्रिक टन एवरेज। और किलोमीटर्स कितने कवर किए इसने? 40, 60 और 80 किलोमीटर्स ट्रैवल्ड। 40 प्लस 60 प्लस 80, हम ऐसे कैलकुलेट करते थे, पहले एवरेज वेट क्या कंप्यूट करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर्स ट्रैवल्ड से। तो 180 किलोमीटर्स, तो मेट्रिक टन किलोमीटर्स इज इक्वल टू 180 इंटू 32, 5760 मेट्रिक टन किलोमीटर्स। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था जो यूनिक है, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी तक हमने किए वो हमेशा रिपीट हो चुके हैं। इन अ प्रोसेस 800 यूनिट्स आर इंट्रोड्यूस्ड, 5% नॉर्मल लॉस, ये एकदम इरेलेवेंट डेटा है। क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 60% कंप्लीट इज 100 यूनिट्स, तो 60% ऑफ 100 दैट मीन्स 60 यूनिट्स, 660 कंप्लीटेड यूनिट्स, तो 660 प्लस 60 720 यूनिट्स इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, मटेरियल कंज्यूम गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ढूंढना है। क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। मटेरियल कंज्यूम का मतलब वही कॉस्ट ऑफ गुड्स। $31,200 एवरेज क्या होगा? 4,000 और 6,400 का एवरेज 10,400 बाई 2 5,200, 6 टाइम्स होगा शायद। 31,200 डिवाइड बाई 5,200, 6 टाइम्स। When PV ratio is 20%, margin of safety ratio is 30%, profit, तो profit is equal to margin of safety into PV ratio, 30% of 20% मतलब 6% of sales। In P Limited, labor force at the beginning of July 23 was 3,800, end में 4,200, तो एवरेज निकल जाएगा यहाँ से 3,800 प्लस 4,200 4,000। 50 वर्कर्स लेफ्ट, 80 वर्कर्स वर डिस्चार्ज, मतलब सेपरेटेड है कुल मिलाकर 130। 560 वर्कर्स वर एंगेज्ड, आउट ऑफ विच ओनली 60 वर अपॉइंटेड इन द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड एंड द रेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम। बाकी को एक्सपेंशन में लिया है, तो रिक्रूटेड 560, बस अब फ्लक्स मेथड लगाना है। तो ICMI क्या फॉलो करता है फ्लक्स मेथड के लिए? हाफ इंटू नंबर ऑफ सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज लेबरर्स। सेपरेशंस प्लस नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट्स डिवाइडेड बाय एवरेज लेबरर्स, तो हाफ इंटू सेपरेशंस 130 प्लस न्यू रिक्रूटमेंट्स 560 डिवाइड बाय एवरेज 4,000, 560 प्लस 130 डिवाइड बाय 2
तो ये 345 by 4000, 8.625%, approximately 8.63%. If an organization has all the resources it needs for production, ऑर्गेनाइजेशन के पास हर कुछ है जो उसको प्रोडक्शन के लिए चाहिए, तो वो बजट किस बेसिस पे बनाएगा? सेल्स डिमांड के बेसिस पे. सम ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड, कन्वर्जन कॉस्ट. RST and company has set up a lab for testing of products for compliance with standard, quality control. A company requires 1 lakh units of an item annually. Cost per unit है 10, ordering cost है 500, carrying cost है 50% per unit. EOQ ढूंढना है, तो EOQ is equal to 2 AO upon C. Annual demand 1 lakh, ordering cost 500 divided by C. 50% per unit, तो 50% of 10, तो 2 into 1 lakh into 500 divided by 5, तो रूट अंडर 2 000 0000 4472 units approx. Which of the following method is used for evaluation of equivalent production when prices are fluctuating in the market? जब प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है तो हम वेटेड एवरेज का यूज करते हैं. In the year 2023 and 24, X and company used 2820 kg of material, means ये actual quantity है, at a total standard cost of 11,562, means ये actual quantity into standard rate आपको given है. तो यहां से हम स्टैंडर्ड रेट ढूंढ सकते हैं. स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू 11562 डिवाइडेड बाई 2820, 4.1. मटेरियल यूजेज वेरिएंस वाज 123 फेवरेबल, MUV 123 प्लस में है. तो MUV क्या होता है? जितनी क्वांटिटी मुझे यूज करनी थी वर्सेस जितनी मैंने एक्चुअल में यूज की, उन दोनों को हम चेक करते हैं. तो MUV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट. तो 123 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता नहीं है, एक्चुअल क्वांटिटी तो पता है 2820, स्टैंडर्ड रेट भी पता है 4.1. तो ये 4.1 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. 123 by 4.1 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस 2820. 123 डिवाइडेड बाई 4.1, 30 is equal to SQ minus 2820. SQ is equal to 30 माइनस इधर आएगा तो प्लस 2820, 2850 kg. ये आंसर है. So पहला सवाल क्या है? Which one of the following classification is meant for distinction between direct cost and indirect cost? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस में किस तरह का क्लासिफिकेशन यूज होता है? तो आंसर टू दिस इज एलिमेंट बेस्ड. वेरिएबिलिटी बेस्ड में तो फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आता है. फंक्शन बेस्ड में एडमिन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड वैसा आता है. कंट्रोलेबिलिटी में कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट आता है. नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन दैट वाज नॉट चोजन? सो आइडियली इसका मीनिंग है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो ऐसे लगता है कि इम्प्यूटेड कॉस्ट भी इसका आंसर हो सकता था, बट आंसर में इकोनॉमिक कॉस्ट चूज कर रहा है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बाई प्रोडक्ट? सी, वेरी कंसेप्चुअल. मस्टर्ड सीड एंड ऑयल. सीड एंड ऑयल कैन नॉट बी बाई प्रोडक्ट. डीजल एंड पेट्रोल इन ऑयल इंडस्ट्री, दिस इज ऑल्सो मेन प्रोडक्ट. एडिबल ऑयल एंड ऑयल केक्स. ऑयल केक्स एक्चुअली जो है ये बाई प्रोडक्ट है. कर्ड एंड बटर. कर्ड एंड बटर आर ऑल मेन प्रोडक्ट्स. सो द करेक्ट आंसर इज सी. रिमेंबर, ये सब आंसर जो है ना, ये कॉपी में नहीं लिखना है, ये आपको OMR शीट मिलेगा, उसमें मार्क करना है. भी आज हाल में क्या हुआ कि एक बच्चे ने कॉपी में सारा आंसर लिख दिया, OMR शीट में मार्किंग करना भूल गया पेपर. Knob Limited is committed to supply 45,000 bearings per annum to Cine Limited. It is estimated that it costs 20 paisa as inventory holding cost per bearing per month. If its CBQ is 3,000 units, what will be the minimum inventory holding cost at optimum run size? So inventory holding cost निकालना है अगर, तो it will be average inventory into
carrying cost per unit per annum. So it will be Q by 2 into C. Q by 2 means 3000 by 2, C means 20 paisa into 12. Okay. State which one of the following are the characteristics of job costing. Homogeneous products, no, this is not the characteristic. Homogeneous is in process costing. Customer driven production, complete production possible within a single accounting period. Yes, these two are the characteristic of job costing. Customer जो बोलेगा वो होगा और production within single accounting period हो जाएगा. तो answer is 2 and 3, which is C. Sotone Limited producing product NB provides the following information: royalty, design, hire charges, direct expense, तीनों का total 76. Done. Which one of the CAS deals with principles and methods of determining the repairs and maintenance cost? Answer is CAS 12. If you remember the video which we have shared on YouTube on how to remember CAS, 11 में जेल चला गया और जेल में जाके रिपेयर्स का काम करने लगा 12 साल की उम्र में. तो repairs is CAS 12. J&T Limited made a loss of rupees 2 lakh during the year ending 31st March as per cost records. If interest on investments and directors' fees were 10,000 and 40,000 respectively, so these two are items which are not considered in cost, what will be the profit as per financial record? So let's start with as per cost record. So first item there, so we will take C on the left side. Interest on investment is income, so that is considered in financial, not in cost. You have to always adjust left side with right side. So we'll have to add this 10,000 on cost to make it equal to finance. To add 10,000, and director fees was 40,000, so it's an expense. It's an expense जिसके कारण ये reduce हो जाएगा. फाइनेंशियल में कॉस्ट में कुछ नहीं हुआ है, तो कॉस्ट को मैच करने के लिए कॉस्ट भी हम रिड्यूस कर देंगे. ठीक है, तो नेट रिजल्ट आ जाएगा एज पर FA. Rono Limited maintains a margin of safety of 25% on current sales and earns a profit of 30 lakhs per annum. If the company has a PV ratio of 40%, its current sales amount to. So margin of safety ratio is 25%. So you can say profit by sales is 25. And then PV ratio is given as 40%. Profit is given. We have to find sales. So MOS percent is profit by sales. MOS percent is profit by contribution. MOS percent is profit by contribution. So you know this. And PV ratio is what? PV ratio is contribution by sales. This is contribution by sales. So if you compare this, what you will get? If you multiply say this two, contribution कट जाएगा और क्या बचेगा? Profit by sales बचेगा. So you can say कि profit by sales is equal to MOS into MOS percent into PV ratio. Correct? So that is coming 25% into 40%, 10%. And अगर profit by sales 10% है और हमारा profit 30 lakhs है, तो sales कितना होगा? 300 lakhs होगा. ठीक है? Next. In the factory of Zan Limited, where standard costing is followed, 4,000 kg of material at 10 per kg were actually consumed, resulting in material price variance of 2,000 adverse. What will be the standard cost of material per kg? So what do we have here is, you have to find standard cost of material per kg, and you know material price variance is rupees 2,000. तो material price variance का formula लगा दीजिए, SP minus AP into AQ. और हमारे पास क्या क्या है? 4,000 kg of material है, तो 4,000 actual quantity में लिख दिया, और price 10 है तो actual price 10 लिख दिया, and इसको solve करके हमारा standard price आ जाएगा, which is coming 9.5. And question is standard cost of material per kg, that is standard price. So 9.5 is coming. इसमें ना मिस्टेक हो जाता है, 2000 एडवर्स लेकर करना है तो -2000 लिखकर करना है, ध्यान रखना है. नेक्स्ट, मिस्टर कुंट, a worker has time rate of 45 per hour. It takes 40 hours to complete a job. If time allowed is 48, what will be the total earning of Kunt under Rowan scheme? So how will you do this? You know time taken, which is 45. Time allowed is time taken is 40. Time allowed is 48. So time saved is 8. Time saved I have calculated. Wage rate per hour is 45. And you can calculate total earnings by taking basic and bonus. Basic is 45 into 40
and bonus is time taken by time allowed into rate into time saved. So time taken is 40, time allowed is 48, into time saved is 8, into rate 45. So result is coming as 2100. Next, batch costing is applied effectively in the following situation. कहां पर बैच कॉस्टिंग अप्लाई होता है? दवाइयों में दिख रहा है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोसेस, designer clothes manufacturing is job, oil refining is a process. So batch costing is drug manufacturing. Next, if the raw material prices are suffering from inflation, which of the following methods of valuing stock will give the lowest GP? So lowest GP कब आएगा? जब कॉस्ट बढ़ा हुआ होगा. तो इन्फ्लेशन में अगर आप LIFO यूज करोगे तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा, मीन्स जो सबसे महंगा है वही कॉस्ट में कंसिडर किया जाएगा. दैट मीन्स LIFO will give the least profit. Fixed costs are treated as conversion cost, prime cost, period cost, both A and B. Answer is period cost. The budget that is prepared first of all, अपने नॉर्मली इसमें बोलते हैं सेल्स बजट. सेल्स बजट ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा प्रिंसिपल बजटिंग फैक्टर वाला बजट, यानी की फैक्टर वाला बजट. मतलब जब कभी भी की फैक्टर होता है तो की फैक्टर वाला बजट ही पहले बनता है, उसी से सेल्स प्रोडक्शन सब डिटरमाइन किया जाता है. सो हियर वी कंप्लीट आवर MCQs. करेक्ट. जो भी MCQ आपको नया लगा, मान लो ये नया लगा, तो उसको सर्कल कर लेना है, उसका एक नोट बना लेना है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम टर्म में ये MCQs मेरे को नया लगा था, जिसको आपको अपने समरी नोट में कहीं लिख के रखना है, जिसको आप डे बिफोर एग्जाम फिर से रिवाइज करके जा सकें. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो ये क्वेश्चन ना MCQ बैंक से है. MCQ बैंक मतलब जैसे इस एग्जाम के पहले हम लोगों ने अपने YouTube पे ना एक MCQ सीरीज डाला था, अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा. जैसे इंस्टीट्यूट MCQ, ये वाला नया वाला डाला था, ये नया जो दिख रहा है ना मेरा, ये वाला. तो इसमें जो बैंक दिया था उसमें से ही ये क्वेश्चंस फंस गए. ठीक है, तो वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैंक था, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैच हुए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो बोला बैच कॉस्टिंग इज अ वेरिएंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग. जॉब कॉस्ट शीट may be used for estimating profit of jobs. Job costing cannot be used in conjunction with marginal costing. In cost plus contracts, contractor runs a risk of incurring a loss. तो ये एलिमिनेट करना पड़ेगा. कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में कोई लॉस नहीं होता है. जॉब कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजंक्शन मार्जिनल कॉस्टिंग, ऐसा नहीं है. जॉब कॉस्टिंग में हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग कुछ भी लगा सकते हैं. बैच कॉस्टिंग इज अ वेरिएंट ऑफ जॉब कॉस्टिंग. ये बहुत क्लोज लगता है हाँ शायद यही है, बट ऐसा नहीं है. बैच कॉस्टिंग इज अ डिफरेंट, it's you can say it's a different method of costing than job costing. और job cost sheet may be used for estimating profit of jobs, ये true है इसका. तो correct answer ये है. Which of the following is applicable for cost control? तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. It is a corrective function? Yes. It's not a corrective function. It is a preventive function. क्या बोलते हैं? It is a preventive function. It challenges the standard set? No. It fixes the standard and then matches actual with the standard. It ends when targets are achieved. Yes, this is right. It is related to future, not related with current, present. So इसका आंसर है C. Which of the following budget recognizes the difference between fixed, semi-fixed and variable? Answer is flexible budget. Obvious answer है, तो ऑप्शन भी पढ़ने का दरकार नहीं. Under NRB method of apportionment of joint cost to joint product, the selling and distribution cost is. selling and distribution cost को डिडक्ट करते हैं, तो डिडक्ट वाला ऑप्शन सही है. अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है NRB का, तो आपको आंसर भी याद होना चाहिए, राइट. इस बार क्या हुआ, एक स्टूडेंट ऐसा मिला मैं जो बोला सर सारा MCQ है ना कॉपी में कर दिया, OMR पोर्शन आता है जो इंस्टीट्यूट का उसमें मार्क नहीं किया. हो गया बंटा धार, तो ऐसा भूल नहीं करिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ बजट? ये ट्रिकी क्वेश्चन होता है, ठीक है. तो मोर मोटिवेटेड मैनेजर्स बोल रहे नॉट अ पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग बजट. बजट यूज करने से क्या बेनिफिट नहीं होगा, तो मोर मोटिवेटेड मैनेजर्स, बट वो तो हो जाएंगे. इम्प्रूव्ड इंटरडिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन. इम्प्रूव्ड इंटरडिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी फॉल्स है. मतलब ये तो बेनिफिट है, बोले नॉट अ बेनिफिट बताना है. एनहांस कोऑर्डिनेशन है तो हो गई. मोर एक्यूरेट एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नो. बजट इज इंटरनल इन नेचर, तो एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है. तो दिस इज नॉट के हिसाब से डी नंबर आंसर. 6 नंबर देखो, ए एंड कंपनी कैलकुलेट्स प्राइस ऑफ जॉब्स बाय एडिंग ओवरहेड्स टू द प्राइम कॉस्ट. तो प्राइम कॉस्ट लेते हैं, उसको ओवरहेड्स ऐड करते हैं एंड एडिंग 30% टू टोटल कॉस्ट. तो प्रॉफिट ऐड करते हैं 30% ऑफ टोटल कॉस्ट. जॉब नंबर M was sold for 6760.
एंड इनकर्ड ओवरहेड्स ऑफ 2776। तो आपसे पूछ रहा है प्राइम कॉस्ट बताओ, तो बैक कैलकुलेशन करना है तो आप इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, जैसे कि प्राइम कॉस्ट प्लस 2776 का 130% इज इक्वल टू 6760, तो उसको सॉल्व करके प्राइम कॉस्ट आ रहा है 2424। अब इन नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओवरहेड लेजर, तो ये भी क्या होता है ना, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो ये सब एमसीक्यू कर नहीं पाओगे। तो व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ओवरहेड कंट्रोल, ओवरहेड लेजर। ओवरहेड लेजर क्यों बनाते हैं, ओवरहेड लेजर नॉन इंटीग्रेटेड में हम लोग सब इसको नाम देते हैं ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ठीक है, उसका नाम क्या रहता है ओवरहेड कंट्रोल। तो वर्ड कंट्रोल किस लिए बोलते हैं, कंट्रोलिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट। अगर आपको याद होगा क्लास के कॉन्सेप्ट में एकदम अच्छे से समझाया था कि वाई एवरी ओवरहेड अकाउंट्स और एवरी अकाउंट इज कॉल्ड एज कंट्रोल अकाउंट, बिकॉज हम लोग इसके माध्यम से कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, Navi and company pays 8 per unit royalty to the designer of a product which it manufactures and sells. The royalty charge will be classified in the company's accounts as, the royalty charge is a direct expense. Next, Blue Star Transport Company operates 2 trucks. During a period, the 2 truck traveled a total of 25,000 km. Carrying goods, without carrying goods वाला 10 किलोमीटर में यूज नहीं होता। Average load was 3 tons per journey. In total, they made 20 journeys. Total cost was 225. In this case, what is the average cost per 10 kilometer? पूरा सम से उठा के दे दिए। टोटल कॉस्ट है 225 और टोटल टन किलोमीटर कितना होगा, 25,000 इंटू 20 इंटू 2, ठीक है, करेक्ट, एम आई करेक्ट। टोटल कॉस्ट अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, तो टोटल कॉस्ट तो दिया वही है 225, उसमें कुछ करना नहीं है। और 10 किलोमीटर निकालने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जितना नंबर दिखता है सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25,000 इंटू 20 इंटू 2 और इंटू 3 एवरेज लोड को इंटू 3 कर सकते हो। बट इसमें ना एक ट्विस्ट दे दिया जो हम लोग को ध्यान नहीं पड़ता है, क्या लिखा है, ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड द 2 ट्रक्स ट्रैवल्ड टोटल ऑफ 25,000 किलोमीटर कैरिंग गुड्स। मतलब ये दोनों का मिला के तो 25,000 इंटू 2 करेगा तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 25,000 दोनों का मिला के 3 टन्स कैरी हो रहा है, ठीक है। और अगेन ये टोटल डे में 20 जर्नीज है, तो अगेन यहाँ पे बोल रहे टोटल ऑफ 25,000 किलोमीटर ही दिया हुआ है। तो फिर से आप देखो यहाँ पर 20 जर्नीज का भी कोई यूज नहीं है, तो ये भी मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन। आपको याद है ना, ऐसा इन्फॉर्मेशन जो बिना काम के दिया हुआ होता है उसको अपने क्या बुलाते थे क्लास में, चुड़ैल। तो चुड़ैल से बचो, एक बार आजा 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 आजा, ये बुलाएगी आपको, ये बोलेगी इसको यूज कर ले, इसको भी यूज कर ले और मेरा हो जा। बट आप एक बार जो उसके हो गए और वो डूब लेगी, है ना, आपको लेके डूब जाएगी, अब ये सम्स डूब जाएगा। पॉइंट ये है कि 25,000 किलोमीटर टोटल दिया हुआ है पूरा पीरियड का, तो फिर आपको 25,000 में इंटू 20 इंटू 2 इंटू 3 कुछ नहीं करना, सॉरी इंटू 3 तो करना पड़ेगा, 25,000 इंटू 2 और इंटू 20 नहीं करना है, ये दो चुनेगा। टन किलोमीटर निकालने के लिए बस हम 25,000 इंटू 3 करेंगे और कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालने के लिए 225 बाई 75,000 कर देंगे, हो गया। Which section of Companies Act deals with adoption and adherence to cost accounting standards? Good question. Section 148. All right. तो ये सब क्या अलग से प्रिपेयर करना पड़ता है, आप सिर्फ ये सोचोगे कि मैं सम्स के बेस पे चल जाऊं तो नहीं होगा, तो MCQ needs proper revision. Next, Jolly Limited manufactures a student level fountain pen and sell each pen at ₹40 per unit. तो selling price क्या है 40. Variable cost of each fountain pen is 22. Fixed cost for a month is 16,000. The company wishes to earn target profit of 20,000 for the month. In the above situation, sales volume in units is, so fixed cost plus profit divided by contribution per unit. So contribution per unit is 18. So 16,000 plus 20,000 divided by 18 करेंगे तो आंसर आ रहा है 2,000. इट्स इजी है, तो ये सब क्वेश्चन तो रिपीट होने का कुछ जरूरत भी नहीं है, तो इतना बेसिक क्वेश्चन है। Which of the following would not be used to estimate standard direct material price? तो कौन सा यूज नहीं होगा, तो परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी अग्रीड, तो उससे तो स्टैंडर्ड प्राइस आएगा। फोरकास्ट मूवमेंट ऑफ प्राइस इन द मार्केट, उससे भी आएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ बल्क परचेज डिस्काउंट, उससे भी आएगा। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इन ऑपरेशन, तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इन ऑपरेशन जो होता है उससे बेसिकली मटेरियल क्वांटिटी डिटरमाइन होता है, प्राइस नहीं, राइट। तो इसलिए ये आंसर सही है। फिर क्या बोला, ड्यूरिंग अगस्त देयर वर 21 वर्किंग डेज ऑफ 8 आवर्स पर डे इन अ फर्म. The workforce consists of 20 workers and due to machine breakdown, 480 hours was recorded at a time during the month. Wow. During August, workforce produced 10,800 units of output. तो actual output कितना है? Actual में बोल रहे हैं 10,000 यूनिट, 10,800 यूनिट्स है, ठीक है, ये actual output दिया हुआ है। फिर बोल रहे expected time per unit, which is we call as standard time per unit.
इज 0.25 आवर्स। फिर क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो ऑफ द फर्म फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2024 इज, तो प्रोडक्शन वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, ए ओ बाई बी ओ होता है एक तरह से, अगर आप ठीक से सोचें तो ये होता है ए ओ बाई बी ओ। सो ए ओ तो हम लोग को मालूम है 10,800, अब बी ओ निकालना है, तो बी ओ निकालने के लिए हम क्या करें, बजट आउटपुट निकालने के लिए मेरे को पर यूनिट का टाइम मालूम है, तो टोटल टाइम कितना है, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स कितना है वो देखते हैं पहले। तो एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स अगर आप देखोगे तो 21 डेज है, 8 आवर्स का डे है और 20 वर्कर्स है, तो 21 इंटू 8 इंटू 20 किया तो एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स कितना आ रहा है, 21 इंटू 8 इंटू 20, तो ये आ रहा है 3360। अब ये 480 आवर्स में रिकॉर्डेड एज आइडल टाइम ड्यूरिंग द मंथ, तो ये एक्चुअल आइडल टाइम है, ये एस्टिमेट में नहीं था। तो एक्चुअल आइडल टाइम से एक्चुअल आवर्स इंपैक्ट होता है, बट एक्चुअल आवर्स का अपने को कुछ लेना देना नहीं, अपने को तो एक्चुअल आउटपुट मालूम है। तो अगेन मिल गई ना आपको चुड़ैल, ये है चुड़ैल, इससे बचो, ये बिना मतलब का कंफ्यूज करने के लिए आ गई है हम लोगों को। तो एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स है 3360, उससे एस्टिमेटेड आउटपुट आ जाएगा। एस्टिमेटेड आउटपुट यहाँ ऊपर में ब्लैक से मैंने निकाल के रखा हुआ है, जो है 3360 बाई 0.25, तो ये आ गया 13440, और दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 80.36। फिर क्या दिया हुआ है, द ऑपरेशंस टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर रिक्वायर्स 9 आवर्स। एक यूनिट के लिए कितना टाइम लगता है, 9 घंटा। बजटेड आइडल टाइम ऑफ 10% ऑफ टोटल आवर्स पेड फॉर इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑल द प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है फिर से पढ़ो, ऑपरेशन टू प्रोड्यूस अ यूनिट 1 यूनिट ऑफ आर इज इक्वल टू 9 आवर्स। ऐसे जब तक लिखोगे नहीं ना तो कई बार रजिस्टर नहीं होता माइंड में। फिर बजटेड आइडल टाइम ऑफ 10% ऑफ टोटल आवर्स पेड फॉर इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्टैंडर्ड टाइम फॉर ऑल द प्रोडक्ट। तो बोल रहा है कि आप 10% आइडल टाइम भी मान लो और 10% ऑफ टोटल आवर्स पेड फॉर होगा, तो इतना टाइम तो काम करने के लिए लगता है। ऑपरेशंस टू प्रोड्यूस मीन्स इतना तो काम कर रहे हैं, बट बोल रहा है जितना आवर आप पे करोगे तो उसका जो टोटल होगा, टोटल आवर्स वो मान लो अगर x है, तो आइडल आवर्स आपका नियम के हिसाब से स्टैंडर्ड में ऐड होता है जो है 10% ऑफ x, ठीक है, 0.1x। तो एज पर दिस यू कैन अंडरस्टैंड, अगर ये 100 है तो ये 10 है तो ये 90 हुआ, तो मतलब 9 आवर इज इक्वल टू 90% हो गया ना एक तरह से। तो फिर बोल रहा है वेज रेट पर आवर 16 है, तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर 1 यूनिट क्या होगा, तो 16 इंटू स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट चाहिए, तो स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट क्या आएगा, दैट विल बी 9 बाई 90% करने से आ रहा है 10 आवर्स, फिर इंटू आप रेट कर दोगे 16 तो आंसर आएगा 160। तो ये क्या कॉन्सेप्ट था, ये अगेन एमसीक्यू में डिस्कस था, बट ये लेबर कॉस्टिंग में कराया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज इक्वल टू बेसिक टाइम प्लस अलाउंसेस या आइडल टाइम जो भी होता है वो। अब वो प्लस अलाउंसेस आप 9 में प्लस 10% कर दीजिए, 9 प्लस 10% होता है 9.9 इंटू 16 करिए तो 158.4 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, कितना क्लोज है देखो, तो उससे आंसर रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है 10% ऑफ टोटल आवर्स पेड फॉर, तो 10% ऑफ ये टोटल का लेना है, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू 90%, अगर आप इस 9 का 10% कर दोगे तो वो भी रॉन्ग माना जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, इन एन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम द अकाउंटिंग एंट्री फॉर इनडायरेक्ट वेजेस इनकर्ड वुड बी। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में अकाउंटिंग एंट्री फॉर इनडायरेक्ट वेजेस इनकर्ड वुड बी, क्या बोलोगे, तो इनडायरेक्ट वेजेस इनकर्ड इज प्रोडक्शन, वेजेस का एंट्री तो वेजेस कंट्रोल से ही होता है, तो वेजेस कंट्रोल टू इंटीग्रेटेड है तो कैश, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, वेजेस कंट्रोल टू कैश। हिसाब से क्या होना चाहिए, वेजेस कंट्रोल टू कैश। नॉर्मली ये इनकर्ड का होता है और फिर उसको ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर कैसे करते हैं डायरेक्ट वेजेस को, ओवरहेड कंट्रोल टू वेज कंट्रोल। अब देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वेज कंट्रोल टू वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये तो होगा नहीं। ओवरहेड टू वेजेस, यस ये हो सकता है अगर ये ट्रांसफर एंट्री की बात हो रही है तो। फिर WIP टू वेजेस, ये भी नहीं होगा। वेजेस टू ओवरहेड, वेजेस टू ओवरहेड भी नहीं होगा। तो जो एंट्री मैच हो रहा है वो बी वाला ही मैच हो रहा है एज एलोकेशन एंट्री के हिसाब से। इनकर्ड एंट्री लिखा है बट ऑप्शन दिया हुआ है एलोकेशन एंट्री का, तो इनकर्ड का एंट्री होता ही है बट वो तो ऑप्शन में नहीं है ना, तो एलोकेशन का एंट्री मारा हुआ है तो एलोकेशन के हिसाब से ऑप्शन बन गया, राइट। तो आप देख रहे हैं मैजिक MCQ बैंक का, हम लोगों ने कोशिश पूरा किया। कभी कभी बस मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ वर्कलोड ट्राइंग टू हेल्प सो मेनी स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। बट जो लाता हूँ ना वो ठोस लाता हूँ, चाहे वो MCQ बैंक हो, चाहे आपका मैराथन रिवीजन हो, चाहे वो क्लासेस हो, जो आए परफेक्ट आए, ये मेरा चाहत रहता है। आप देखते हैं मेरे को, मैं लिख लिख के भी मिटाते रहता हूँ, फिर लिखता हूँ मिटाता हूँ, मतलब आइडिया ये कि जो हो अच्छा हो।
और स्टूडेंट्स अब आपके ऊपर होता है कि आप बेनिफिट कितना इन सारे सर्विसेज का ले पा रहे हैं, राइट? तो एमसीक्यू समझ में आया? एक बार फिर से गो थ्रू करके रिफ्लेक्ट कर लो। Choose the correct answer from the given 4 alternatives. Basic objective of cost accounting is tax compliance, financial audit, cost ascertainment. Yes. कॉस्ट शीट बनाकर कॉस्ट अकाउंटिंग से हम क्या देखते हैं कि कॉस्ट क्या आ रही है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. द रीऑर्डर लेवल इज डैश यूनिट्स फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. मैक्सिमम यूजेज है 300 यूनिट्स. रीऑर्डर पीरियड मैक्सिमम है 10 डेज. रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम. मैक्सिमम कंजम्पशन है हमारा 300 यूनिट्स, मैक्सिमम लीड टाइम है 10 डेज. 3000 रहने वाली हमारी रीऑर्डर लेवल. एकदम इजी. सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज 500. प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड. तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस कॉस्ट. प्रॉफिट प्लस कॉस्ट. अब कॉस्ट पे 25% का प्रॉफिट है तो आप एज्यूम कर लीजिए कि कॉस्ट एक्स है, प्रॉफिट क्या है 25% ऑन कॉस्ट, तो x का 25% दैट मीन 0.25x इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस गिवन है 500. 500 इज इक्वल टू 1.25x. x की वैल्यू आ जाएगी 500 बाई 1.25, 400 रुपीज. तो हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई 400 रुपीज. एकदम इजी. विच कैश डील्स विद द क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड से कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है? कैश 15. मैंने एक बहुत ही डिटेल में ट्रिक्स की एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कैसे आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को याद रख सकते हो उसको बताया है. तो प्लीज अगर आप उस वीडियो को रेफर कर लोगे तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आपको सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नंबर और नेम्स पक्का याद रहने वाले हैं. ये मेरी एश्योरेंस है. कैश 12 डील्स विथ. कैश 12 किसके साथ डील करता है? हमारे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के साथ. ऑडिट फीस पेड टू कॉस्ट ऑडिटर्स इज अ पार्ट ऑफ. कॉस्ट ऑडिटर को जो हम ऑडिट फी देते हैं, ऑडिट किसका पार्ट है? एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, तो ये कहा जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में. इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स आर. रिजर्व्स में जो पैसे ट्रांसफर हो गए वो कहा, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा रिकंसिलिएशन में? रिजर्व्स में मैंने पैसे ट्रांसफर किए मतलब मेरा फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो गया. फाइनेंशियल प्रॉफिट कम हो गया, कॉस्टिंग प्रॉफिट अभी भी वहीं पर है. तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? या तो कॉस्टिंग प्रॉफिट को नीचे लेके आऊं, रिड्यूस करूं, या फिर फाइनेंशियल प्रॉफिट को ऊपर लेके जाऊं, बढ़ाऊं. तो दो ऑप्शन है, या तो फाइनेंशियल प्रॉफिट को ऐड करो या फिर कॉस्टिंग प्रॉफिट को रिड्यूस करो. तो एडेड टू फाइनेंशियल प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट में हम ऐड कर देंगे. बात तो वही है. व्हेन द कंसर्न इज रेंडरिंग सर्विस, सर्विस रेंडर हम कर रहे हैं, देन द मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू बी अप्लाइड इज. जब सर्विस रेंडर करते हैं तो कौन सी कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं? वेरी गुड, सर्विस कॉस्टिंग या फिर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. वेयर 70% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज सर्टिफाइड, द प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट विल बी इक्वल टू. पढ़ा था हमने कि 0 से लेकर 24.99% तक अगर हमारा काम हुआ है तो 1 रुपए भी आपको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है. 25% से 49.99% तक आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड करना है. और अगर 50% से ज्यादा है तो फिर 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड. 90% तक, फिर 90% के ऊपर हम अपना एस्टिमेटेड प्रॉफिट मेथड लगाते हैं. तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड. In process B, 75 units of a commodity were transferred from process A at a cost of 1310. तो हम अगर अपना प्रोसेस अकाउंट बनाए, यूनिट्स रुपीस, पर्टिकुलर्स यूनिट्स रुपीस. प्रोसेस ए से आए हैं 75 यूनिट्स टू प्रोसेस ए, 75 यूनिट्स और इसकी कॉस्ट है 1310. एडिशनल एक्सपेंस लगा है 190. टू एक्सपेंस 190 का एक्सपेंस है. 20% ऑफ द यूनिट्स एंटर्ड आर नॉर्मली लॉस्ट.
20% नॉर्मल लॉस हो जाता है हमारा। बाई नॉर्मल लॉस 75 यूनिट्स हमने डाला, 20% नॉर्मल लॉस, दैट इज 15 यूनिट्स। और इसे हम कितने में बेच सकते हैं? 4 रुपए पर बेच सकते हैं। तो 60 रुपीज हमें स्क्रैप रियलाइजेशन हो गया। द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस वॉज 70 यूनिट्स बाई फिनिश गुड्स अकाउंट, 70 यूनिट्स। तो यहाँ पे हो रहा है 85, यहाँ हो रहा है 75। इसका मतलब 10 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन है। तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट 10 यूनिट्स। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत इजी है वैल्यू निकालना। 1310 प्लस 190, पूरे प्रोसेस में जो एक्सपेंस इनकर हुआ है उसको लीजिए, माइनस कर दीजिए कोई भी स्क्रैप रियलाइजेशन है तो नॉर्मल लॉस है जो स्क्रैप रियलाइजेशन है, नॉर्मल लॉस से स्क्रैप रियलाइजेशन है 60 रुपीज की, डिवाइडेड बाई यूनिट्स एंटर्ड इनटू द प्रोसेस लेस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। कितने यूनिट्स हमने डाले प्रोसेस में? 75, और इसमें लॉस हो गया 15 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस। तो ये वैल्यू आएगी 1310 प्लस 190 माइनस 60, 1440 डिवाइडेड बाई 60, 24 रुपीज। और आपने कितने यूनिट्स ट्रांसफर किए नेक्स्ट प्रोसेस में? 70 यूनिट्स। 70 मल्टीप्लाइड बाई 24, यह आएगा हमारा 1680। 1680 will be our final answer. When margin of safety is 20%, PV ratio is 60%, then the profit will be, profit के लिए हम क्या कर सकते हैं? Profit is equal to margin of safety multiplied by PV ratio, 20% multiplied by 60%, यह आएगा हमारा 12%। एकदम इजी। एंड इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो गया, वेरिएबल कॉस्ट तो उतना ही है, तो जब सेलिंग प्राइस इंक्रीज होगा वेरिएबल कॉस्ट उतना ही रहेगा, तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, और अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो हम अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे जल्दी पहुंच पाएंगे। इंक्रीजेस दी बीईपी? नो, डिक्रीजेस दी बीईपी। हम अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे जल्दी पहुंचेंगे, मतलब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जल्दी आ रहा है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कम हो रहा है तभी तो हम जल्दी पहुंच पा रहे हैं ना, डिक्रीजेस दी बीईपी। डैश वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्पेसिफाइड एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज वेरी इंपॉर्टेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ, किसके प्रिपरेशन में फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? वेरी गुड, फ्लेक्सिबल बजट। डैश इज अ फैक्टर हुज इन्फ्लुएंस अफेक्ट्स ऑल द अदर बजट्स, किसके इन्फ्लुएंस से सारे बजट्स अफेक्ट हो जाते हैं? जो हमारा की फैक्टर रहता है, मान लीजिए कि लेबर हमारा की फैक्टर है, तो मार्केट में मैं डिमांड क्या उससे मतलब ही नहीं है ना। मेरे पास अगर कैपेसिटी है कि मैं सिर्फ 10,000 यूनिट्स ही बना सकता हूँ, और मार्केट में डिमांड सपोज करिए आप 15,000 यूनिट्स की है, तो क्या मैं 15,000 यूनिट्स के हिसाब से बजट बना लूँ? नहीं, मैं तो 10,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो जो हमारा की फैक्टर होता है वही डिटरमाइन करता है हमारे बजट्स कैसे बनेंगे, की फैक्टर। तो हमारा एमसीक्यू पोर्शन यहां पर होता है खत्म। Which of the following best describes the difference between cost control and cost reduction? कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि कॉस्ट को बढ़ने नहीं देना, और कॉस्ट रिडक्शन का मतलब है कि कॉस्ट अब बढ़ गया है, अब उसको कैसे भी करके कम करना है। तो कॉस्ट कंट्रोल कर रहे हैं, बढ़ने नहीं दे रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं बढ़ने से। कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव फंक्शन है। और कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट अब बढ़ गया है उसको वापस ठीक करना होगा, तो करेक्ट कर रहे हैं, करेक्टिव फंक्शन है। कॉस्ट कंट्रोल एक प्रिवेंटिव फंक्शन है और कॉस्ट रिडक्शन एक करेक्टिव फंक्शन है। कॉस्ट कंट्रोल इज प्रिवेंटिव वेयरएज कॉस्ट रिडक्शन इज करेक्टिव। यस, कॉस्ट कंट्रोल में हम प्रिवेंट कर रहे हैं कॉस्ट को बढ़ने से, और कॉस्ट रिडक्शन में जो कॉस्ट बढ़ गया है उसको करेक्ट कर रहे हैं वापस से कम करके। इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नॉर्मल लॉस इज ट्रीटेड एज, नॉर्मल लॉस को अपने कैसे ट्रीट करते हैं? नॉर्मल लॉस को हम गुड यूनिट्स में ही एब्जॉर्ब करवा देते हैं उसकी कॉस्ट को। तो एबनॉर्मल कॉस्ट एंड डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएल नहीं, चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब नहीं, इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड आउटपुट यस, गुड यूनिट्स में ही एब्जॉर्ब करवा देते हैं नॉर्मल लॉस यूनिट्स को भी अपने। While preparing a cost sheet, which of the following is excluded from prime cost? प्राइम कॉस्ट में क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। तो इन तीनों के अलावा जो भी है वो एक्सक्लूड हम करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस भी आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। Which of the following is not considered in marginal costing? मार्जिनल कॉस्टिंग में अपने क्या कंसिडर करते हैं? सारे के सारे वेरिएबल खर्चों को कंसिडर किया जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों ही करते हैं, फिक्स्ड को भी वेरिएबल को भी, बट मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल खर्चों को हम कंसिडर करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं। द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड,
कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पर्पस क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक ही पर्पस है कि जितने भी लोग कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रहे हैं सब एक तरीके से बनाएं, ताकि क्या हो, कंपैरिजन इजी हो। मैं एक अलग तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाता हूँ, आप अलग तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हो, तो क्या मैं कभी भी अपना कॉस्ट स्टेटमेंट आपके साथ कंपेयर कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से यही गोल अचीव होता है कि जितने भी लोग कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना रहे हैं सब यूनिफॉर्म वे में बनाएं। तो इंश्योर यूनिफॉर्म कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। यस। कैश 18 डील्स विथ, कैश 18 किसके साथ डील करता है? एक कैश के ऊपर मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, 10 मिनट्स का वो वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 24 तक बिल्कुल याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 किससे डील करता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट से। कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूड, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या आता है? कॉस्ट लेजर आता है, कॉस्ट शीट आता है, ये सब आते हैं। कॉस्ट लेजर्स ओनली नहीं, जॉब कॉस्ट शीट्स, कॉस्ट लेजर, कॉस्ट मेमोरेंडम, हाँ ये सब आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर कैश 1 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में क्या क्या आता है? कॉस्ट बाय नेचर, नेचर तो आता ही है, मटेरियल, एक्सपेंस, लेबर। कॉस्ट बाय बिहेवियर, फिक्स्ड है, वेरिएबल है। कॉस्ट बाय ट्रेसेबिलिटी, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। कॉस्ट बाय ओनरशिप, ऐसा तो कोई कॉस्ट नहीं पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, कॉस्ट बाय ओनरशिप नहीं आएगा। जॉइंट कॉस्ट इनकर्ड बिफोर सेपरेशन पॉइंट एट डेल्ट अंटर, किस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम जॉइंट कॉस्ट को डील करते हैं? कैश 19 में। अ कंपनी परचेजेस रॉ मटेरियल वर्थ ₹1 लाख, फ्रेट इनवर्ड ₹5,000, हैंडलिंग चार्जेस 2,000, एज पर कैश 6 मटेरियल कॉस्ट इज। मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? जो भी खर्चा आपने को लगा है फैक्ट्री तक गुड्स को लेके आने के लिए, सबको इंक्लूड कर लो। तो 1 लाख रुपए में हमने गुड्स को खरीदा है, इन 1 लाख रुपीज वी हैव परचेज द गुड्स। फ्रेट इनवर्ड, अब उस पर हमने भाड़ा भी दिया है 5,000 रुपीज का, 1,05,000। हैंडलिंग चार्ज, मटेरियल को हैंडल करने में और पैसा लग गया 2,000 रुपए, तो 1,07,000 कुल मिला के लगा है, तो ये पूरा हमारे मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एज पर कैश 6? कैश 6 में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या है? वेजेस ऑफ प्रोक्योरमेंट स्टाफ नहीं। फ्रेट पेड फॉर रॉ मटेरियल्स, अभी जस्ट हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि कोई भी भाड़ा अगर हम देते हैं रॉ मटेरियल्स को लाने में तो वो भी हमारे मटेरियल कॉस्ट का पार्ट बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन एम्प्लॉय कॉस्ट? कैश 7, कैश 7 में क्या नहीं आना चाहिए? क्या क्या आते हैं? सैलरीज एंड वेजेस आते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आते हैं, प्रोविडेंट के पैसे आते हैं, ये सब खर्चे आते हैं, पर्क्स बेनिफिट जो भी हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं वो आता है। सैलरीज एंड वेजेस आएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स आएगा, ट्रैवल रिम्बर्समेंट फॉर ऑफिशियल ट्रिप, मैंने कंपनी के एम्प्लॉयज को किसी ट्रिप पे भेजा, ऑफिशियल ट्रिप है, तो वहां पे उनका जो भी खर्चा हो तो कंपनी को ही बियर करना होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट का पार्ट बनेगा ही। डिविडेंड पेड टू एम्प्लॉयज एज शेयर होल्डर्स, ये नहीं आएगा। अ कंपनी ऑर्डर्स 5,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 200 रुपीज, वो गिवन है, ए गिवन है। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 5 कैरिंग कॉस्ट भी आपको गिवन है। ए ओ सी तीनों गिवन है, तो ईओ क्यू निकल जाएगा अपना। ईओ क्यू का फॉर्मूला √2 AO अपॉन सी, 2 into 5,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारा 200 डिवाइडेड बाई कैरिंग कॉस्ट विच इज 5 रुपीज। 2 into 5,000 into 200 divided by 5 रूट अंडर 632 यूनिट्स, एकदम इजी सिंपल है। इफ मिनिमम स्टॉक सेफ्टी स्टॉक इज 500 यूनिट्स, सेफ्टी स्टॉक गिवन है 500 यूनिट्स, लीड टाइम इज 10 days, एवरेज यूजेज पर डे इज 100 यूनिट्स, व्हाट इज द रीऑर्डर लेवल? आरवेल का फॉर्मूला क्या होता है याद करिए। आरवेल के दो फॉर्मूला है, एक विदाउट सेफ्टी स्टॉक, एक विद सेफ्टी स्टॉक। विद सेफ्टी स्टॉक में फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज कंजम्पशन प्लस सेफ्टी स्टॉक। और अगर जब हमारे पास लीड टाइम नहीं होता है, दैट सॉरी सेफ्टी स्टॉक जब नहीं रहता है, हाँ मतलब लीड टाइम नहीं रहता है, तब क्या फॉर्मूला हम लगाते हैं? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। जब कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, और जब सेफ्टी स्टॉक है तो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो यहाँ सेफ्टी स्टॉक है, दैट मीन्स आरओएल इज इक्वल टू एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो अपना एवरेज कंजम्पशन है 100, एवरेज लीड टाइम है 10 days, 100 into 10 1000 प्लस सेफ्टी स्टॉक है 500, 1000 प्लस 500 1500 यूनिट्स। इन्वेंट्री है स्लो मूविंग मटेरियल नॉट यूज फॉर अ ईयर, व्हाट शुड बी डन? स्लो मूविंग मटेरियल है, क्या करें मटेरियल का? लॉजिकली सोचिए, स्लो मूविंग है, बिक नहीं रहा है, तो या तो उसको राइट ऑफ कर दो, या फिर कितने में बिकेगा उस पर वैल्यू कर दो, या तो एनआरवी पे वैल्यू करो या फिर राइट ऑफ कर दो। कीप एट कॉस्ट अवेट यूजेज, नहीं इंतजार थोड़ी करेंगे,
मार्क डाउन टू एनआरवी और राइट ऑफ पार्टली, यस, या तो एनआरवी पे मार्क कर लीजिए या फिर पार्टली राइट ऑफ कर दीजिए। इन इन्वेंट्री कंट्रोल डेंजर लेवल इंडिकेट्स, चलिए जाइए मटेरियल कॉस्टिंग वाले चैप्टर पे। डेंजर लेवल क्या बताता है? डेंजर लेवल का कहना है कि आपने तो रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब हो सकता है कि सप्लायर कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से गुड्स आया नहीं, तो आपका तो कंजम्पशन होते जा रहा है, आरओएल से गुड्स नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। डेंजर लेवल वो पॉइंट है जहां पे आपको सप्लायर को फोन करके फिर से इमरजेंसी ऑर्डर देना पड़ेगा। तो लेवल अबव विच स्टोरेज कॉस्ट शूट अप, नहीं, स्टॉक लेवल बिलो विच इमरजेंसी परचेज इज नीडेड, यस, कि मेरा गुड्स खत्म हो रहा है, मेरे को इमरजेंसी में मंगाना होगा, वही तो बताता है डेंजर लेवल। इन सेटिंग क्वांटिटेटिव लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री विच इज करेक्ट सीक्वेंस, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है अपना मैक्सिमम लेवल, फिर आता है आरओएल, फिर आता है डेंजर लेवल, फिर आता है मिनिमम लेवल। तो डेंजर लेवल सबसे पहले नहीं, सबसे पहले तो मैक्सिमम लेवल आता है, मैक्सिमम लेवल, फिर रीऑर्डर लेवल, फिर मिनिमम लेवल, यस। A company has the following inventory data: reorder level 1500 units, reorder quantity 1200 units, minimum consumption 80 units per day, maximum consumption 120 units per day, lead time 10 to 15 days, सब कुछ given है। What is the maximum level of inventory? Maximum level of inventory क्या हो सकता है, ये सोचिए। Maximum level of inventory क्या हो सकता है अपना? हमारे पास मैक्सिमम कितनी इन्वेंट्री आ सकती है? हमने रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस किया होगा, रीऑर्डर लेवल पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है? गुड्स कंज्यूम हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। हो सकता है ना कि एकदम हम मिनिमम कंजम्पशन कर रहे हो। फॉर्मूला क्या था? आरओएल लेस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस आरओक्यू। उसी का मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि आरओएल पे मैंने क्या किया? ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब हम गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मैंने मिनिमम कंज्यूम किया हो और गुड्स भी जल्दी आ गया हो, तो अपने कितना यूज कर लेंगे? मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस कितना गुड्स आया, जितना मैंने मंगाया होगा, दैट इज आरओक्यू। आरओएल पे मैंने ऑर्डर प्लेस किया, आरओक्यू मेरे पास आ गया, और गुड्स कंज्यूम कितना हुआ आने तक? मैंने मान के चला है कि एकदम मिनिमम कंजम्पशन ही मैं कर रहा हूँ और गुड्स भी बहुत जल्दी आ जा रहा है, तो कंजम्पशन कितना होगा? जितना मेरा मिनिमम कंजम्पशन है और गुड्स भी बहुत पहले आ गया, तो मिनिमम लीड टाइम में ही आ गया। तो आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम लीड टाइम। आरओएल है हमारा 1500, मिनिमम कंजम्पशन है 80 पर डे और लीड टाइम है 10, प्लस गुड्स आ गया मेरे पास। अब गुड्स मैंने कितना मंगाया? आरओक्यू जो है मेरा दैट इज 1200 यूनिट्स, 1500 माइनस 800 प्लस 1200, 1900 यूनिट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट? पहले ही मैंने बताया, वेजेस है, बोनस है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये सब कुछ है। तो वेजेस तो है, बोनस भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं भैया, ये नहीं होता है। अ वर्कर स्टैंडर्ड टाइम इज 10 आवर्स, एक्चुअल टाइम टेकन इज 8 आवर्स, वेज रेट 50, बोनस अंडर हाल से प्लान, हाल से हाल हाफ, याद रखेंगे, हाल से हाल, तो वहां पे हाफ आ गया। तो हाल से में बोनस क्या बनता है? 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट पर आवर। टाइम कितना मैंने बचाया? मेरे को 10 आवर्स दिया गया, मैंने 8 आवर्स में ही काम खत्म कर दिया, 2 आवर्स मैंने बचा लिया, तो 50% ऑफ 2 आवर्स, और वेज रेट है हमारा 50 रुपीज, 50 रुपीज ही आना है। अ कंपनी हैड 1200 एम्प्लॉयज एट द बिगिनिंग ऑफ जुलाई एंड 1400 एट द एंड। स्टार्टिंग में 1200 है, एंड में 1400 है, एवरेज निकल जाएगा। एवरेज क्या आएगा? 1300, 1200 प्लस 1400 डिवाइडेड बाई 2, 1300 एवरेज आया। ड्यूरिंग द वर्क 50 वर्कर्स लेफ्ट वॉलंटरली, 50 वर्कर्स छोड़कर चले गए, दे वर सेपरेटेड। 30 वर डिस्चार्ज, 30 को और मैंने निकाल दिया, तो कुल मिला के 80 को मैंने सेपरेट किया है, 80 वर्कर्स को मैंने सेपरेट कर दिया। एंड 100 वर्कर्स वर रिक्रूटेड बट ओनली 40 वर रिप्लेसमेंट्स। व्हाट इज द लेबर टर्नओवर रेशियो यूजिंग द सेपरेशन मेथड? तो कितने लेबर्स को मैंने सेपरेट करवाया? 50 प्लस 30 80, एवरेज 1300 इंटू 100, 80 अपॉन 1300 इंटू 100, 6.15, पहला ऑप्शन। A worker is paid under the Rowan plan. Standard time है 20 hours, टाइम टेकन है 16 hours। रोवन प्लान के हिसाब से मैंने दिया है, R फॉर रोवन, R फॉर रेशियो। तो यहाँ पे हमारा बोनस क्या बनता है? टाइम टेकन डिवाइडेड बाई टाइम अलाउड इंटू टाइम सेव इंटू वेज रेट पर आवर, ये बोनस है। व्हाट आर दी टोटल अर्निंग्स? अपने को टोटल अर्निंग्स निकालनी है। तो रोवन में टोटल अर्निंग्स क्या होने वाली है?
एक तो नॉर्मली जो हम देंगे कितना देंगे, टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाई वेज रेट पर आवर, ये तो उसका हक बनता है। और फिर बोनस का पैसा देंगे। बोनस का क्या पैसा देंगे, टाइम टेकन बाई टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट पर आवर। टाइम टेकन है हमारा 10 आवर्स, नहीं सॉरी 20 आवर्स, टाइम अलाउड है, और टाइम टेकन है 16 आवर्स। 16 इंटू वेज रेट है 50 प्लस टाइम टेकन 16, टाइम अलाउड है 20, वेज टाइम सेव्ड हुआ 4, वेज रेट पर आर 50, या 800, ये अपना आएगा 160, सब मिलाकर 960 रुपीज देंगे, एकदम सिंपल। Which plan shares wages based on time saved with fixed percentage to worker? फिक्स्ड परसेंटेज है किसमें, अभी जस्ट बताया था, हाल से में 50% फिक्स्ड है कि जितना आप टाइम सेव करोगे उसका 50% आपको दे देंगे, हाल से में फिक्स्ड है। इन रोवन प्लान द बोनस इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेशियो के हिसाब से, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड, प्रपोर्शन ऑफ टाइम सेव टू स्टैंडर्ड टाइम, यस अपने लेते हैं ना, टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड, तो एक तरीके से तो रेशियो तो टाइम सेव्ड बाय टाइम अलाउड का भी बन गया, टाइम सेव्ड ऊपर है टाइम अलाउड नीचे है, तो रेशियो तो बन ही गया। इफ डायरेक्ट एक्सपेंस बिकम्स एबनॉर्मली हाई ड्यू टू इमरजेंसी, एबनॉर्मली हाई हो जा रहा है मतलब एबनॉर्मल खर्चा है, एबनॉर्मल खर्चा कहाँ जाता है, कॉस्टिंग पीएल में, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। अ कॉन्ट्रैक्टर पेज 25,000 एज अ वन टाइम फी टू यूज अ पेटेंटेड मेथड फॉर अ सिंगल जॉब, एक कॉन्ट्रैक्टर ने 25,000 रुपए पे किए हैं वन टाइम फी, किसके लिए, एक सिंगल जॉब के लिए, तो आइडेंटिफाई हो पा रहा है कि उस पर्टिकुलर जॉब में लगा है, तो क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस आइडेंटिफाई हो पा रहा है, ट्रेस कर पा रहे हैं अपने, तो डायरेक्ट एक्सपेंस। बजटेड ओवरहेड है 1,50,000, बजटेड मशीन आवर्स है 30,000, एक्चुअल आवर्स है 28,000, एक्चुअल ओवरहेड है 1,35,000, वाज ओवरहेड ओवर और अंडर एब्जॉर्ब्ड, तो पहले देख लेते हैं ना एब्जॉर्ब्ड कितना हुआ, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, आपने बजट बनाया था कि 1,50,000 खर्चा करने वाले हो और मशीन आवर्स 30,000 था, तो पहले रेट निकाल लीजिए, 1,50,000 बाई 30,000, 5 रुपीज पर आर के में 5 रुपीज एब्जॉर्ब करने वाला था, ये मेरा एब्जॉर्प्शन रेट है। एक्चुअल आवर्स है 28,000, तो 28,000 इंटू 5 रुपीज के हिसाब से मैंने कितना एब्जॉर्ब किया, 1,40,000। खर्चा कितना हो गया है, खर्चा हुआ है सिर्फ 1,35,000, एक्चुअल ओवरहेड 1,35,000, दैट मीन्स 5,000 मैंने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है, ओवर एब्जॉर्ब बाई 5,000, क्लियर। अ कंपनी हैज टू डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, एब्जॉर्प्शन रेट गिवन है डिपार्टमेंट ए की डिपार्टमेंट बी की, एक्चुअल ओवरहेड्स ए और बी दोनों की गिवन है, एक्चुअल आवर्स भी गिवन है, तो अपने सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितना ओवरहेड्स हमने एब्जॉर्ब किया, ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड डिपार्टमेंट ए के लिए कितना एब्जॉर्ब किया हमने, एक्चुअल आवर्स है हमारे 4,500 और रेट है 60, 4,500 इंटू 60 2,70,000, और एक्चुअल ओवरहेड्स है हमारा ए का है हमारा 3 लाख, तो यहां मैंने ज्यादा एब्जॉर्ब किया है, ओवर एब्जॉर्ब किया ना, एक्चुअल सॉरी अंडर एब्जॉर्ब किया मैंने, 2,70,000 मैंने एब्जॉर्ब किया और खर्चा मैंने कर दिया 3 लाख, ज्यादा खर्च किया है, एब्जॉर्ब कम हुआ है, तो अंडर एब्जॉर्प्शन है, अंडर एब्जॉर्प्शन 30,000 का अंडर एब्जॉर्प्शन है। अब डिपार्टमेंट बी में चेक करते हैं, डिपार्टमेंट बी में एब्जॉर्ब हुआ है कितना 4,800 मल्टीप्लाइड बाई 50, 2,40,000, और एक्चुअल ओवरहेड है हमारा 2,50,000, तो यहां पे भी अंडर एब्जॉर्ब हुआ है, खर्चा मैंने किया 2,50,000, एब्जॉर्ब किया सिर्फ और सिर्फ 2,40,000, मतलब 10,000 कम एब्जॉर्ब किया है, अगेन यहाँ पे भी 10,000 अंडर एब्जॉर्प्शन है। कुल मिलाकर 40,000 अंडर एब्जॉर्ब्ड है, तो अंडर एब्जॉर्ब बाई 40,000। Which of the following is the most appropriate base for absorbing factory overhead in a labor intensive industry?
लेबर इंटेंसिव है, नाम में ही है लेबर इंटेंसिव है, तो डायरेक्ट लेबर आर्ट्स के बेसिस पे करेंगे। Which of the following is the most appropriate basis for apportioning canteen expenses among production department? कैंटीन एक्सपेंस को कैसे करेंगे एलोकेट, बताइए। कैंटीन एक्सपेंस है, कैंटीन में इंप्लॉयज खाना खा रहे हैं, तो जिस डिपार्टमेंट में ज्यादा इंप्लॉयज है उसको ज्यादा खर्चा बियर करना पड़ेगा, जहां पर कम इंप्लॉयज है उसको कम खर्चा बियर करना पड़ेगा। तो इंप्लॉयज के हिसाब से हम बांटेंगे, क्योंकि खाना कौन खाएंगे, इंप्लॉयज। तो नंबर ऑफ इंप्लॉयज। इन अ नॉन इंटीग्रल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? नॉन इंटीग्रल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, हम कॉस्ट अकाउंट्स और फाइनेंशियल अकाउंट्स दोनों को सेपरेटली मेंटेन करते हैं। ओनली कॉस्ट अकाउंट्स आर मेंटेन, नो फाइनेंशियल बुक्स, नहीं, दोनों को सेपरेटली मेंटेन किया जाता है। कॉस्ट एंड फाइनेंशियल बुक्स आर मर्ज्ड, वो हम इंटीग्रल में करते हैं। सेपरेट कॉस्ट बुक्स आर मेंटेन्ड एंड रिकंसिलिएशन इज डन विद फाइनेंशियल बुक्स। यस, दिस इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिकंसिलिएशन बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स? कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट्स में क्या सही है रिकंसिलिएशन के बारे में? ओनली टाइमिंग डिफरेंसेस आर एडजस्टेड, नहीं, टाइमिंग डिफरेंस वैल्यूएशन डिफरेंस दोनों को अपने एडजस्ट करते हैं। ओनली वैल्यूएशन डिफरेंसेस आर एडजस्टेड, नहीं, बोथ टाइमिंग एंड वैल्यूएशन डिफरेंसेस आर एडजस्टेड। यस। व्हेन द कॉस्ट अकाउंट शो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, इट मींस अंडर एब्जॉर्प्शन है, इसका मतलब आपने एब्जॉर्ब कम किया है, खर्चा ज्यादा हो गया है। एब्जॉर्प्शन इज लेस देन एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड, आपने कम एब्जॉर्ब किया, खर्चा ज्यादा हो गया। एक्चुअल ओवरहेड ग्रेटर देन एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, यस, एक्चुअली में ज्यादा लगा है, एब्जॉर्ब कम हुआ है। द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज टू, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? फाइंड एरर्स इन कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स ओनली, नहीं, कुछ एरर नहीं होता है, वो तो डिफरेंसेस होता है ना, कि जैसे कोई फाइनेंशियल आइटम है तो वो फाइनेंशियल अकाउंट्स में या कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं आया, दैट इज नॉट एन एरर। एडजस्ट फाइनेंशियल प्रॉफिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट, नहीं, ये हमारा गोल नहीं होता है कि फाइनेंशियल प्रॉफिट को कॉस्टिंग प्रॉफिट के पास ले जाओ। शो द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड एक्सप्लेन इट। यस, क्यों डिफरेंस आ रहा है फाइनेंशियल आइटम, फाइनेंशियल अकाउंट्स के हिसाब से और कॉस्टिंग अकाउंट्स के हिसाब से, डिफरेंस क्यों आ रहा है और उसके रीजंस बताना। इन कॉस्ट अकाउंट्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट 10% ऑन मशीनरी ऑफ 2 लाख, व्हाइल इन फाइनेंशियल अकाउंट्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट 15%। कॉस्ट अकाउंट्स में क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन 10% चार्ज हुआ 2 लाख के ऊपर, तो कॉस्ट अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 2 लाख, कॉस्ट अकाउंट्स में 2 लाख का डेप्रिसिएशन आया। फाइनेंशियल अकाउंट्स में 2 लाख का 10%, 20,000 का डेप्रिसिएशन आया। फाइनेंशियल अकाउंट्स में 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन आया, 2 लाख का 15%, 30,000। एक्सपेंडिचर किसमें ज्यादा है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। एकदम लॉजिकली सोचिए ना, फाइनेंशियल अकाउंट्स में आप ज्यादा खर्चा दिखाओगे, तो जब ज्यादा खर्चा दिखेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कॉस्ट अकाउंट्स में ज्यादा प्रॉफिट है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में कम प्रॉफिट है, ठीक करना है तो अपने क्या कर सकते हैं, या तो कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को कम करो या फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट को बढ़ाओ। समझ में आया क्या हो रहा है कि डेप्रिसिएशन जो है आपने कॉस्ट अकाउंट्स में कम दिखाया है तो खर्चा कम मतलब प्रॉफिट ज्यादा, फाइनेंशियल अकाउंट्स में मैंने खर्चा ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट कम है। अब दोनों तरीके में क्या करूंगा, ये कॉस्ट अकाउंट है ये फाइनेंशियल अकाउंट्स है, या तो कॉस्टिंग के प्रॉफिट को नीचे लेके आओ कम करो, या फिर फाइनेंशियल को ऊपर लेके जाओ। देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। रुपीज व्हाट विल बी द डिफरेंस इन प्रॉफिट, सिर्फ अपने को डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस क्या होगा, 10,000 का डिफरेंस है और प्रॉफिट में कहां पर ज्यादा प्रॉफिट है, कॉस्ट अकाउंट्स में ज्यादा प्रॉफिट है, 10,000 हायर इन कॉस्ट अकाउंट्स। यस, 10,000 रुपए का ज्यादा प्रॉफिट आएगा, क्यों, क्योंकि आपने 10,000 का खर्चा कम दिखाया कॉस्ट अकाउंट्स में। फाइनेंशियल अकाउंट्स में आप 30,000 का डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो, कॉस्ट अकाउंट्स में आप सिर्फ 20,000 का डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो, तो जहां खर्चा कम वहां प्रॉफिट ज्यादा, तो कॉस्ट अकाउंट्स में 10,000 का ज्यादा प्रॉफिट आएगा। इन कॉस्ट बुक्स क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 80,000, क्लोजिंग स्टॉक को 80,000 पे वैल्यू किया है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड का आइटम होता है तो इसके वजह से प्रॉफिट पे डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक मतलब ज्यादा प्रॉफिट, कम क्लोजिंग स्टॉक मतलब कम प्रॉफिट। इन फाइनेंशियल बुक्स द सेम इज वैल्यूड एट 90,000, फाइनेंशियल बुक्स में 90,000 है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, कॉस्ट अकाउंटिंग में कितनी है 80,000 और फाइनेंशियल अकाउंट्स में 90,000, 10,000 ज्यादा है कहाँ पे, फाइनेंशियल अकाउंट्स में, तो प्रॉफिट भी 10,000 रुपए ज्यादा होगा फाइनेंशियल अकाउंट्स में। इफ कॉस्ट प्रॉफिट इज 1 लाख, कॉस्ट प्रॉफिट 1 लाख है, फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या होगा 10,000 ज्यादा मतलब 1,10,000 होना चाहिए, देन फाइनेंशियल प्रॉफिट इज 1,10,000, क्योंकि कॉस्ट जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है उससे आपका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट पे। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम प्रॉफिट भी कम। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रिप्रेजेंट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बताता है, जो सेल्स हम करते हैं ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर, सेल्स बियॉन्ड दी ब्रेक इवन सेल्स,
द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स, यस, सेल्स लेस ब्रेक इवन सेल्स. सेल्स है 5 लाख का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 3,60,000, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 40,000, फाइन प्रॉफिट. ये तो एकदम इजी है. सीओजीएस आपको गिवन है 360. सीओजीएस में अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा. कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 4 लाख, सेल्स गिवन है 5 लाख, डिफरेंस जो है दैट इज प्रॉफिट 1 लाख. एकदम इजी. द कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट इज यूज्ड फॉर, कॉस्ट लेजर अकाउंट, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट अपने क्यों बनाते हैं? कॉस्ट लेजर और फाइनेंशियल लेजर को रिकंसाइल करने के लिए. रिकॉर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग एंट्रीज ओनली, नहीं. रिकंसाइल कॉस्ट लेजर विद फाइनेंशियल लेजर, यस. कॉस्ट लेजर और फाइनेंशियल लेजर को रिकंसाइल करने के लिए. इन कॉस्ट अकाउंट्स द आइडल टाइम कंपनसेशन इज यूजुअली, आइडल टाइम कंपनसेशन को अपने क्या करते हैं? ओवरहेड में चार्ज कर देते हैं. अगर नॉर्मल है तो ओवरहेड में चला जाएगा, एब नॉर्मल है तो फिर वो कॉस्टिंग पीएल में चला जाता है. तो हमने एज्यूम किया कि नॉर्मल है तो ओवरहेड में जाएगा, ट्रीटेड एज ओवरहेड. जॉब कॉस्टिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर, जॉब कॉस्टिंग सबसे ज्यादा किसके लिए सूटेबल है? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग. सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ना एक प्रोसेस में काम चलता है, ये नहीं हो सकता. ऑयल रिफाइनिंग नहीं, यहाँ तो प्रोसेस कॉस्टिंग ही लगता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, हाँ. जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है ना कि हर एक जॉब यूनिक टाइप का होता है, तो वैसे ही ब्रिजेस में भी क्या है कि हर एक ब्रिज यूनिक है, अलग तरीके से बनता है, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं, तो यहाँ पे अपने जॉब कॉस्टिंग यूज करेंगे. केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में भी जनरली प्रोसेस में ही काम चलता है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग. अ कंपनी अंडरटेक्स जॉब 251, डायरेक्ट मटेरियल है 50,000, डायरेक्ट लेबर है 30,000, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड एट 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट मटेरियल है अपना 50,000, डायरेक्ट लेबर 30,000, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ गया 80,000. फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो 80% है डायरेक्ट लेबर का, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या आएगा? प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स. डायरेक्ट लेबर का 80%, डायरेक्ट लेबर है 30,000, 30,000 का 80% 24,000, 1,04,000. इन जॉब कॉस्टिंग इनडायरेक्ट कॉस्ट आर चार्ज टू जॉब्स यूजिंग, इनडायरेक्ट कॉस्ट को जॉब्स पे कैसे चार्ज करते हैं? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ढूंढते हैं, उसके हिसाब से करते हैं. डायरेक्ट एलोकेशन नहीं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे हमने किया था ना किसी क्वेश्चन में, देखिए इन सब क्वेश्चन में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपको गिवन था, तो वही पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट अपने ढूंढते हैं और फिर एलोकेट करते हैं. जॉब कॉस्ट शीट इज प्राइमरली प्रिपेयर्ड फॉर, जॉब कॉस्ट शीट क्यों बनाते हैं? एक पर्टिकुलर जॉब, एक स्पेसिफिक जॉब में जो भी कॉस्ट लगा है उसको असर्टेन करने के लिए. रिकॉर्डिंग ओनली ओवरहेड्स नहीं, असर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब. हाँ, एक स्पेसिफिक जॉब में जो भी कॉस्ट लग रहा है उन सबको रिकॉर्ड्स करने के लिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग का क्या एक फीचर नहीं है? तो जॉब कॉस्टिंग में क्या नहीं होता है? जॉब कॉस्टिंग में हर एक आइटम, हर एक जॉब यूनिक होता है, ये बात याद रखना है. कॉस्ट आर एलोकेटेड बाय जॉब्स, नहीं, ये तुम करते ही हैं. ईच जॉब हैज अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, ये भी करते हैं, सबकी एक अलग आइडेंटिटी है, सारे जॉब्स यूनिक है. मास प्रोडक्शन ऑफ होमोजीनस यूनिट्स, यस, ये नहीं करते हैं. होमोजीनस का मतलब सेम यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, हर आइटम यूनिक होता है यहाँ पे. इन जॉब कॉस्टिंग ईच जॉब इज ट्रीटेड एज, हर एक जॉब को अपने कैसे ट्रीट करते हैं? हर एक जॉब यूनिक है, तो हर एक जॉब को एक सेपरेट कॉस्ट यूनिट की तरह ट्रीट किया जाता है, सेपरेट कॉस्ट यूनिट. बैच कॉस्टिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर, बैच कॉस्टिंग सबसे ज्यादा कहाँ इस्तेमाल होने वाली है? शिप बिल्डिंग में नहीं, शिप बिल्डिंग एक शिप बनाना एक अलग कस्टमाइजेशन का काम है, हो सकता है जॉब कॉस्टिंग यूज हो क्योंकि हर एक शिप यूनिक है. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हाँ, फार्मा इंडस्ट्री में आप किसी भी केमिस्ट शॉप पे जाइएगा, कोई भी दवाइयाँ परचेस करिएगा ना, वहाँ पे बैच नंबर लिखा हुआ रहता है. क्यों? क्योंकि दवाइयाँ जो बनती है ना वो हमेशा बैचेस में बनती हैं, तो बैच कॉस्टिंग कहाँ यूज होता है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. बैच रिक्वायर्स 2,000 लेबर आवर्स एट द रेट 50 पर आवर, मटेरियल 60,000, ओवरहेड 200 पर लेबर आवर. बैच साइज है 1,000 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, तो पहले सारा कॉस्ट ढूंढिए. सारा कॉस्ट क्या होगा? सबसे पहले डायरेक्ट लेबर, यहाँ नीचे ये साइड पे बना लेते हैं. लेबर पे क्या लगने वाला है? 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 50, 1 लाख. फिर है डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल है हमारा 60,000 और ओवरहेड्स 200 पर लेबर आवर, और लेबर आवर्स कितने हैं? 2,000 इंटू 200, 4 लाख. सब मिला के खर्चा लगा 5,60,000. कितने यूनिट्स के लिए? 1,000 यूनिट्स है एक बैच में,
तो डिवाइड बाय 1000 यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट आएगा 560, एकदम आसान। बैच रिक्वायर्स मटेरियल्स 18,000, लेबर 12,000, ओवरहेड्स है 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे मिलना है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट मटेरियल अपना 18,000 और लेबर है 12,000। डायरेक्ट मटेरियल 18,000, डायरेक्ट लेबर 12,000, प्राइम कॉस्ट आ गया 30,000। प्राइम कॉस्ट का 50%, ये हमारा ओवरहेड्स एट द रेट 50% ऑफ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 30,000, 30,000 का 50% 15,000 ऐड किए 45,000। तो ये जो 45,000 का कॉस्ट लगा है कितने यूनिट्स के लिए? 600 यूनिट्स के लिए। कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा? 45,000 डिवाइडेड बाय 600, 75 रुपीज। यस, द टोटल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस एज बैच साइज इंक्रीजेस मेनली ड्यू टू, बैच साइज बढ़ रहा है तो टोटल कॉस्ट कम होते चला जाएगा। क्यों? क्योंकि सेटअप कॉस्ट तो एक ही बार लगा, अब नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं तो सेटअप कॉस्ट तो एक ही बार लग रहा है। ऐसा तो नहीं कि हम बैच साइज बढ़ाएंगे तो सेटअप कॉस्ट बार बार लगेगा, नहीं, सेटअप कॉस्ट एक ही बार लगना है। डिक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट नहीं, मटेरियल तो वेरिएबल खर्चा है, आप जितना प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतना मटेरियल का खर्चा बढ़ेगा। डिक्रीज इन सेटअप कॉस्ट पर यूनिट, हाँ, क्योंकि सेटअप का खर्चा एक बार लग गया, सपोज करिए 50,000 लग गया, अब उसमें आप 10,000 यूनिट्स बनाओ चाहे 1 लाख यूनिट्स बनाओ, कॉस्ट पर यूनिट तो कम होगा ना। आप 10,000 यूनिट्स बना रहे हो तो 5 रुपये का खर्चा आएगा, और जब आप 1 लाख यूनिट्स बनाओगे 50,000 के कॉस्ट पे तो 0.5 का खर्चा आएगा। तो डिफरेंस तो है, कॉस्ट कम हो जाएगा। जैसे ही आप नंबर ऑफ यूनिट्स बनाओगे बढ़ाओगे तो सेटअप का कॉस्ट तो फिक्स्ड है, वो पर यूनिट कम होगा। बैच कॉस्टिंग इज द वेरिएंट ऑफ, बैच कॉस्टिंग किसका वेरिएंट है? बैच कॉस्टिंग आपके जॉब कॉस्टिंग का ही वेरिएंट है। इन बैच कॉस्टिंग एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल लॉस को अपने क्या करते हैं? हमेशा कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल। कॉस्ट टू डेट 2 लाख, वर्क सर्टिफाइड 2,50,000, वर्क अनसर्टिफाइड 20,000। व्हाट इज द नोशनल प्रॉफिट? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में चलिए अपने बनाते थे, इधर लिखते थे हम बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना है हमारा? वर्क सर्टिफाइड है 2,50,000, और वर्क अनसर्टिफाइड को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते थे। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड है 20,000, इधर आया 2,70,000 टू कॉस्ट ऑफ वर्क। कितने का काम किया है हमने? काम किया है 2 लाख का, तो जो 70,000 का डिफरेंस है दैट इज प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट टू नोशनल प्रॉफिट 70,000। एक्सक्यूज मी। Which of the following cost is not normally debited to the contract account? कौन सा ऐसा खर्चा है जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट नहीं होता है? सारे खर्चे जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है वो अपने डेबिट करते ही हैं। डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, डेबिट करेंगे ही। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट यूज्ड ऑन साइट, प्लांट यूज किया उसमें डेप्रिसिएशन करेंगे ही, डेबिट। आर्किटेक्ट फी, आर्किटेक्ट को बुलाया उसको फीस दिए, करेंगे ही, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जो कैपिटल लगाया कॉन्ट्रैक्टर ने उस पर कोई इंटरेस्ट का खर्चा हम नहीं लगाते भैया, ये नहीं होगा। A clause in a contract which provides that the contract price will be increased if materials, labor, etc. cost rise is called, पढ़े थे escalation clause। मटेरियल का दाम बढ़ गया, लेबर का दाम बढ़ गया तो मैं जितना दाम बढ़ेगा उतना रिकवर करवा लूंगा अपने क्लाइंट से, escalation clause कहते हैं। If variable cost is 40%, fixed cost are 6,000, break even sales, break even sales का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन या फिर पीवी रेशियो। अब वेरिएबल कॉस्ट 40% है, आप लोगों को पता ही है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो प्लस पीवी रेशियो दोनों को जोड़ने पे 100% मिलता है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो आपको गिवन है 40%, तो पीवी रेशियो क्या होगा? पीवी रेशियो 60% होगा, पीवी रेशियो 60% हो जाएगा। पीवी रेशियो 60% पता चल गया, फिक्स्ड कॉस्ट पता ही है, ब्रेक इवन सेल्स मिल जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स। फिक्स्ड कॉस्ट है 6,000, ब्रेक इवन सेल्स पीवीआर है हमारा 60%, ब्रेक इवन सेल्स होगा 6,000 डिवाइडेड बाय 60%, 10,000 रुपीज। व्हेन इज 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल? पीएनएल में 2/3 नोशनल प्रॉफिट का हम कब ट्रांसफर करते हैं? जब हमारा कंप्लीशन 50% से ज्यादा हो। याद आ रहा है? 50% से ज्यादा है तो 2/3 नोशनल प्रॉफिट का ट्रांसफर कर देना है। कंप्लीशन ग्रेटर देन 50%। कॉस्ट टू डेट 3 लाख, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट 1 लाख। 3 लाख लग चुका है, 1 लाख और लगेगा, तो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है? 4 लाख। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 लाख, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 4 लाख,
कॉन्ट्रैक्ट के मिल रहे हैं 5 लाख रुपए, जो डिफरेंस है दैट इज प्रॉफिट। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है दैट इज प्रॉफिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग? प्रोसेस कॉस्टिंग का क्या एक फीचर नहीं है? कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है। सेपरेट कॉस्टिंग फॉर ईच यूनिट, हर एक यूनिट के लिए हम सेपरेट कॉस्टिंग करेंगे नहीं, वो तो जॉब कॉस्टिंग में होता है, प्रोसेस में नहीं। अ कंपनी हैज 2 प्रोसेसेस, प्रोसेस 1 ट्रांसफर 5000 यूनिट्स टू प्रोसेस 2, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में 5000 यूनिट्स गया। प्रोसेस 2 लूजेस 2% नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट, 5000 यूनिट जो इसके पास आया उसमें से 2% लॉस हो जाएगा। 5000 माइनस 2%, 4900। In process 2 materials are added at start, conversion equally. If process 2 starts at 5000 units, what is the good output expected? 2% का लॉस, 5000 यूनिट्स डाला 2% लॉस हो गया, 100 यूनिट्स गया, 5000 में 100 यूनिट्स माइनस 4900 यूनिट्स बचा। अ कंपनी प्रोसेसेस 5000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स हम प्रोसेस करते हैं, नॉर्मल लॉस है 10%, तो मेरे को कितना मिलना चाहिए? 5000 यूनिट्स गया, 10% का नॉर्मल लॉस हो गया। ऐसे लिखेंगे तो प्रोसेस 1 अकाउंट, सपोज करिए प्रोसेस 1 से आया, कितने यूनिट्स आए प्रोसेस 1 से? 5000 यूनिट्स आए, 5000 बाई नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस है मेरा 10%, 5000 का 10% मतलब 500 यूनिट्स। एक्चुअल आउटपुट 4300 यूनिट्स, फिनिश गुड्स में 4300 यूनिट्स गया है, बाई फिनिश गुड स्टॉक 4300, इधर मैंने 5000 डाला, यहाँ सिर्फ 4800 हो रहा है, 4300 प्लस 500 4800 हो रहा है, 200 यूनिट्स कहाँ गया? ये जो 200 यूनिट्स है ये कहाँ गया? दैट इज एबनॉर्मल लॉस बाय एबनॉर्मल लॉस। एकदम सिंपल। व्हाट इज द एबनॉर्मल लॉस इन यूनिट्स? 200 यूनिट्स एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस इज एक्सपेक्टेड एंड इज, नॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं? थोड़ी देर पहले देखा था, सेम क्वेश्चन था। गुड यूनिट्स पे उसकी कॉस्ट को स्प्रेड कर दिया जाता है, जो भी नॉर्मल लॉस का खर्चा होता है दैट इज स्प्रेड अक्रॉस द गुड यूनिट्स। चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल नहीं, वो एबनॉर्मल में हम करते हैं, इग्नोर भी नहीं करते हैं, स्प्रेड ओवर गुड यूनिट्स, हाँ गुड यूनिट्स में ही मिला देते हैं उसकी कॉस्ट को। एबनॉर्मल यूनिट्स लॉस यूनिट्स आर वैल्यूड एट, एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स को कैसे वैल्यू करते थे? याद करिए प्रोसेस कॉस्टिंग में एकदम कॉस्ट पे वैल्यू करते हैं, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड इन, प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पर यूज होगा? कंस्ट्रक्शन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज करेंगे। हॉस्पिटल सर्विस दे रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज करेंगे। शुगर इंडस्ट्री, शुगर जो बनता है एक पूरे प्रोसेस में बनता है, तो शुगर इंडस्ट्री करेक्ट आंसर होगा। अब बस रन्स 80 किलोमीटर विद 40 पैसेंजर्स, 80 किलोमीटर चल रहा है 40 पैसेंजर्स के साथ। रिटर्न ट्रिप इज 60 किलोमीटर विद 20 पैसेंजर्स, रिटर्न में 60 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 20 पैसेंजर्स के साथ। टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना है, बहुत ईजी है। 80 किलोमीटर गया पहले 40 पैसेंजर्स के साथ, तो 80 इंटू 40, फिर 60 किलोमीटर गया 20 पैसेंजर्स के साथ, 60 किलोमीटर इंटू 20 पैसेंजर्स, 80 इंटू 40 3200 पैसेंजर किलोमीटर, प्लस 60 इंटू 20 1200 पैसेंजर किलोमीटर, दैट मीन्स कुल मिलाकर 4400 पैसेंजर किलोमीटर आएगा। अ होटल हैज 4 रूम्स 40 रूम्स, एवरेज ऑक्यूपेंसी 75%, मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट है 12 लाख। व्हाट इज द कॉस्ट पर रूम पर डे? पर डे है, याद रखिएगा। और ये जो कॉस्ट है ये मंथली कॉस्ट है। 40 रूम्स है, एवरेज ऑक्यूपेंसी 75%। पहले रूम डेज निकालते हैं अपने। 40 रूम्स 75% ऑक्यूपेंसी, और डेज कितने हैं? 30 डेज। एज्यूम करते हैं ना एक महीने में 30 डेज। 40 रूम्स 75% ऑक्यूपेंसी 30 डेज, 900 रूम डेज। अब मंथली ऑपरेटिंग कॉस्ट है 12 लाख, 12 लाख अपॉन 900 रूम डेज, 12 लाख अपॉन 900, 1,333.33. This will be the correct answer. A truck runs 100 km daily with 5 ton load one way and returns empty. वापस empty आ रहा है, तो कोई 10 किलोमीटर नहीं आने वाला है। आने वाले जर्नी पे, जाने वाली जर्नी पे 10 किलोमीटर आएगा। 100 किलोमीटर 5 टन, तो कुल मिला के 500 टन किलोमीटर। आते वक्त तो खाली आ रहा है, तो आते वक्त सिर्फ किलोमीटर है, 10 किलोमीटर तो है ही नहीं। ऑपरेटिंग डेज 25 डेज पर मंथ, तो मल्टीप्लाइड बाई 25, 12,500 टन किलोमीटर, यही होगा। समझ रहे ना आप? सिर्फ एक ही बार जब गुड्स लेके जा रहा है तभी तो 10 किलोमीटर आएगा, आते वक्त तो एम्प्टी आ रहा है, तो 0 टन गुड्स है, 0 टन इंटू किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर तो 0 आएगा। जब गुड्स लेके जा रहा है
तो टन भी है किलोमीटर भी है, तो 10 किलोमीटर आया एक दिन में कितना 500, 25 डेज है तो 12,500 टन किलोमीटर्स। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए होता है, कंस्ट्रक्शन फर्म्स नहीं, यहां तो हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लगाएंगे। ट्रांसपोर्ट कंपनीज, अभी जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा ही था, ट्रांसपोर्ट कंपनीज में क्या लग रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग ही लग रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अप्लाइड टू गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स पे लगता है नहीं, सर्विसेज पे लगता है। यूज फॉर यूनिफॉर्म सर्विसेज, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉर ट्रांसपोर्ट। क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है ट्रांसपोर्ट के लिए। डीजल कॉस्ट है, ड्राइवर सैलरी है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट का क्या लेना देना है ट्रांसपोर्ट से। इन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स आर यूज्ड व्हेन। कंपोजिट कॉस्ट यूनिट्स का मतलब क्या होता है, याद करिए, दो कॉस्ट यूनिट्स रहते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन में क्या था, पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर, दो कॉस्ट यूनिट्स थे। ओनली व्हेन सर्विसेज वन सर्विस इज ऑफर्ड, नहीं। सर्विस इज मेजरेबल इन वन मेट्रिक, नहीं। मल्टीपल एलिमेंट्स अफेक्ट सर्विस, यस। जैसे किलोमीटर्स भी अफेक्ट करता है, टन भी अफेक्ट करता है, तो मल्टीपल एलिमेंट्स अफेक्ट कर रहा है ना। इन मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट आर ट्रीटेड एज। फिक्स्ड कॉस्ट को अपने कैसे ट्रीट करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को हम पीरियड कॉस्ट की तरह ट्रीट करते हैं कि ये एक पीरियड है, इसी में ये कॉस्ट लगेगा, पूरे एक साल का पीरियड में ये कॉस्ट लगता है, दिस इज पीरियड कॉस्ट। इफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंक्रीजेस, सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट तो उतना ही है। जब सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में तो कुछ नहीं बताया, मान के चलते वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट है, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो पीवी रेशियो बढ़ेगा, और पीवी रेशियो बढ़ेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, कम होता चला जाएगा ना। आप खुद सोचिए, आप ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमाएंगे, जब ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमाएंगे तो ब्रेक इवन पे जल्दी पहुंचेंगे, तो ब्रेक इवन रिड्यूस हो जाएगा, ब्रेक इवन विल डिक्रीज। एकदम ईजी है ना। सेलिंग प्राइस बढ़ गया मतलब आप ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं, ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं तो ब्रेक इवन जल्दी हो जाएगा। व्हेन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट आर इक्वल, जब मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल है, मार्जिनल कॉस्ट तो हर समय पर यूनिट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, तो ये तो कांस्टेंट है, और एवरेज कॉस्ट भी अब इक्वल हो गया है, तो इसका मतलब एवरेज कॉस्ट भी अब कांस्टेंट हो चुका है, तो एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट। पीवी रेशियो इंप्रूव्स व्हेन, पीवी रेशियो कब इंप्रूव होगा, कि पीवी रेशियो का मतलब कंट्रीब्यूशन का रेशियो, कंट्रीब्यूशन कब इंप्रूव होगा, कंट्रीब्यूशन तो तब इंप्रूव होगा जब सेल्स प्राइस बढ़ जाए। सेलिंग प्राइस बढ़ गया, वेरिएबल प्राइस उतना ही है, कंट्रीब्यूशन बढ़ गया, पीवी रेशियो इंप्रूव हो जाएगा। सेल्स प्राइस उतना ही है, वेरिएबल कॉस्ट कम हो गया, वेरिएबल कॉस्ट कम हो गया तो भी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। दो तरीके से इंप्रूव हो सकता है। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन कम होगा, तब पीवी रेशियो इंप्रूव नहीं होगा। फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीजेस, फिक्स्ड कॉस्ट से तो पीवी रेशियो को लेना देना ही नहीं है। सेलिंग प्राइस डिक्रीजेस, सेलिंग प्राइस कम होगा तो कंट्रीब्यूशन कम होगा, नहीं। वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेस, हाँ, वेरिएबल कॉस्ट कम होगा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। सेलिंग प्राइस 50, वेरिएबल कॉस्ट 30, फिक्स्ड कॉस्ट 40,000। कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स। ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स पे कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे। ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन आ रहा है 20, 40,000 अपॉन 20, 2,000 यूनिट्स, 40,000 बाय 20, 2,000 units. If sales increase by 25,000 and the PV ratio is 40%, how much does profit increase? PV ratio 40% है, सेल्स बढ़ जा रहा है, सेल्स बढ़ेगा तो जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो पूरा प्रॉफिट में जाएगा। एक बार जब मेरा फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो गया, उसके बाद तो जो भी हम कंट्रीब्यूशन कमाते हैं वो सीधा प्रॉफिट बनता है। तो मान के चलते फिक्स्ड कॉस्ट रिकवर हो चुका है, तो सेल्स बढ़ने से जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो प्रॉफिट ही होगा। सेल्स इंक्रीज हो रहा है 25,000, 25,000 का 40%, 10,000, मतलब मेरा 10,000 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एकदम सिंपल। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 1,20,000, पीवी रेशियो 30%, व्हाट विल बी द प्रॉफिट। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, एमओएस इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। एमओएस है 1,20,000, प्रॉफिट पता नहीं, पीवी रेशियो पता है 30%, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000 का 30%, 36,000। ना सिंपल एमसीक्यू। सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट 60, दैट मीन्स कंट्रीब्यूशन 40, फिक्स कॉस्ट 1,60,000, प्रॉफिट डिजायर्ड 4,40,000, व्हाट इज द रिक्वायर्ड सेल्स। तो अपना मास्टर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन है 40,
सेल्स है 100, पीवी रेशियो आएगा 40%, पीवी रेशियो 40/100, 40%। फिक्स कॉस्ट है हमारा 1,60,000 और डिजायर्ड प्रॉफिट है 40,000 डिवाइडेड बाय 40%, 2 लाख बाई 40%, 2 lakhs by 40%, 5 lakh rupees desired sales. If company's operating capacity increases from 60% to 80%, ऑपरेटिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, 60 से 80 हो गई है, while fixed cost remain the same, fixed cost उतना ही है, how will the break even point be affected? break even point कब इफेक्ट होता है, आप खुद सोचिए, break even point कब इफेक्ट होगा? break even point का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट बाई पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट सेम है, ऑपरेटिंग से लेवल ऑफ ऑपरेशन से लेवल ऑफ ऑपरेशन बदल गया है, तो पीवी रेशियो को फर्क पड़ेगा नहीं। पहले आप 60% पे काम कर रहे थे, अब आप 80% पे काम कर रहे हो, तो पीवी रेशियो तो उतना ही है। पीवी रेशियो कब बदलेगा? जब सेल्स प्राइस या वेरिएबल कॉस्ट बदलता है। सेल्स प्राइस बदल नहीं रहा है, वेरिएबल कॉस्ट बदल नहीं रहा है, पीवी रेशियो वही है, फिक्स कॉस्ट भी वही है, तो ब्रेक इवन भी तो वही रहेगा ना। बस अब क्या होगा कि आप ज्यादा सेल्स कर रहे हो, तो ज्यादा सेल्स करने से तो ब्रेक इवन पॉइंट तो वही रहना है, ब्रेक इवन पॉइंट रिमेन्स अनचेंज रहेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट भी वही है, पीवी रेशियो भी वही है। सेल्स है 1 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट है 60,000 का, दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन है 40,000 का, 40,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन है, 1 लाख का सेल्स है, पीवी रेशियो क्या आएगा? 40%, पीवी रेशियो 40%। फिक्स, ये तो ऐसे ही निकल गया, फिक्स कॉस्ट का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, मटेरियल कॉस्ट वेरियंस को हम आगे तोड़ते हैं तो कैसे टूटता है? मटेरियल कॉस्ट वेरियंस इज इक्वल टू इसके दो कंपोनेंट, एक मटेरियल यूजेज वेरियंस और एक मटेरियल प्राइस वेरियंस। मटेरियल यूजेज वेरियंस के दो कंपोनेंट, मटेरियल यील्ड वेरियंस और मटेरियल मिक्स वेरियंस, तो ये सब इसके कंपोनेंट है। मटेरियल प्राइस वेरियंस कंपोनेंट है, मटेरियल यूजेज वेरियंस कंपोनेंट है, मिक्स वेरियंस यूजेज का कंपोनेंट है तो इनडायरेक्टली कंपोनेंट है। मटेरियल प्रोडक्शन वेरियंस ये कोई कंपोनेंट नहीं है भैया। एक्चुअल यूजेज 2100 kg, स्टैंडर्ड है 2000 kg, सेलिंग प्राइस है 25, मटेरियल यूजेज वेरियंस निकालना है। यूजेज वेरियंस का फॉर्मूला जल्दी बताइए क्या होता है? यूजेज में अपने यूजेज चेक करते हैं कि हमने क्या सोचा था वर्सेस हमने क्या यूज किया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, रेट से मतलब नहीं है तो स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है अपनी 2000, एक्चुअल क्वांटिटी है 2100, स्टैंडर्ड रेट है हमारा 25, 100 इंटू 25 नेगेटिव, 2500 एडवर्स, एकदम इजी क्लियर। पेइंग अ हायर वेज रेट देन स्टैंडर्ड लीड्स टू, अब ज्यादा रेट पेमेंट कर रहे हो तो रेट में वेरिएंस आएगा, लेबर रेट वेरिएंस, ज्यादा पैसे दे रहे हो ना वेजेस के, आपने सोचा था 10 रुपए दोगे, आप 12 रुपीज दे रहे हो तो ज्यादा पैसे देंगे, लेबर रेट ज्यादा जा रहा है तो लेबर रेट वेरिएंस आएगा। स्टैंडर्ड प्राइस अपना 20 पर केजी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 500, एक्चुअल क्वांटिटी 520, एक्चुअल प्राइस गिवन है, कॉस्ट वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या आएगा? 200 इंटू 5, 500 इंटू 20, 10,000, और एक्चुअली में 520 आपने यूज किया है 22 रुपीज के हिसाब से, तो 11,440, कितने का डिफरेंस आया? 1440, आपने ज्यादा लगा दिया एडवर्स। आपने सोचा था आप 10,000 लगाओगे, आपने लगा दिया 11,440, तो 1,440 ज्यादा लगाया, यही मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है। स्टैंडर्ड मिक्स है 60%, 40%, स्टैंडर्ड प्राइस गिवन है, एक्चुअल भी आपको गिवन है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस ढूंढना है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला जल्दी रिकॉल करिए, क्या होता है? मिक्स वेरिएंस टू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं, इनटू स्टैंडर्ड रेट। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालिए। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालते थे? एक्चुअल में जो क्वांटिटी लगी है टोटल में, उसको स्टैंडर्ड रेशियो में पहले बांटिए। एक्चुअल क्वांटिटी आपने कितना लगाया है? एक्चुअल क्वांटिटी मैंने लगाया 550 प्लस 450, 1000 kg। एक्चुअली में 550 450 1000 kg। अब 1000 का 60-40%, 1000 का 60%, 600 kgs, और बी में 40% ऑफ 1000 kg, 400 kg ए के लिए। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 600, आपने एक्चुअली में कितना लगाया? 550, स्टैंडर्ड रेट है ए का, स्टैंडर्ड रेट है हमारा 10 रुपीज, यह आएगा 500 फेवरेबल। बी के लिए
डिवाइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 400, आपने लगा दिया है 450, एडवर्स ज़्यादा लगा दिया है, मल्टीप्लाइड बाई इसका रेट है 5 रुपए का, ये आएगा 250 एडवर्स, तो नेट में हमें मिलेगा 250 फेवरेबल। क्लियर? स्टैंडर्ड रेट है 50, स्टैंडर्ड टाइम है 1000, कितना लगना चाहिए था? 50,000 लगना चाहिए था। एक्चुअल रेट है 52, एक्चुअल टाइम है 1050, एक्चुअल में कितना लगा है? 1050 मल्टीप्लाइड बाई 52, 54,600 लग गया है। लगना चाहिए था 50,000, आपने लगा दिया 54,600, ज़्यादा लगा दिया 4600 एडवर्स। स्टैंडर्ड रेट है 55, एक्चुअल रेट है 60, एक्चुअल आवर्स गिवन है, लेबर रेट वेरिएंस निकालना है। लेबर रेट वेरिएंस में क्या देखना है? नाम नहीं समझ में आ रहा है भैया, रेट देखेंगे, एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू क्वांटिटी स्टैंडर्ड, जब हम देंगे पैसे तो हमेशा एक्चुअल के देंगे। एकदम लॉजिकली सोचिए, आपने सोचा स्टैंडर्ड रेट, आपने दिया एक्चुअल रेट, और जब पैसे देंगे तो क्या स्टैंडर्ड क्वांटिटी के, स्टैंडर्ड आवर्स के देते हैं? नहीं, एक्चुअली में जो काम होता है उस पर देते हैं। तो रेट वेरिएंस हमेशा एक्चुअल आवर्स पे निकलता है, इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है हमारा 55, एक्चुअल है 60 और एक्चुअल आवर्स है 900। आपने सोचा था 55 आप दोगे, आपने दिया है 60, और कितने आवर्स पे? 900 आवर्स पे आपने 5 रुपए ज़्यादा दिया है, 4500 एडवर्स। बजटेड आउटपुट है 1000 यूनिट्स, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट है 8 रुपीज़ पर यूनिट, एक्चुअल आउटपुट है 950 यूनिट्स, एक्चुअल ओवरहेड है 7800, ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो एक्चुअल आउटपुट के लिए क्या ओवरहेड बनता है? 950 इंटू 8, 7600 बनना था, और आपने कितना दिया है? 7800। आपके हिसाब से 950 यूनिट्स का 7600 ही बनता है स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से, आपने पेमेंट किया 7800 का, 200 ज़्यादा, 200 एडवर्स। मास्टर बजट यूजुअली कंप्राइजेज, मास्टर बजट में क्या आता है? मास्टर बजट में सारे के सारे फंक्शनल बजट्स आते हैं। सेल्स बजट ओनली नहीं, प्रोडक्शन बजट ओनली नहीं, सारे के सारे फंक्शनल बजट, यस। फ्लेक्सिबल बजट इज यूजफुल व्हेन, फ्लेक्सिबल बजट कब यूजफुल होगा? एक्टिविटी लेवल इज फिक्स्ड, फिक्स लेवल के लिए होता है क्या? नहीं। एक्चुअल आउटपुट डिफर्स फ्रॉम द लेवल एज्यूम्ड इन द बजट, हाँ, एक्चुअल आउटपुट अलग है, तो हम फिर अपने बजट को भी क्या करेंगे? एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से चेंज करेंगे और फिर जाके वेरिएंस निकालेंगे। स्टैटिक बजट इज वन विच, स्टैटिक बजट क्या है? एक बजट, स्टैटिक का मतलब फिक्स्ड, जो फिक्स्ड बजट है, चेंजेस विद आउटपुट नहीं, रिमेन्स अनचेंज डिस्पाइट आउटपुट चेंजेस, हाँ, भले ही आउटपुट बदल रहा है बट ये बजट क्या है? स्टैटिक है, फिक्स्ड है। फ्लेक्सिबल बजट है 12,000 यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट है 5 रुपये, फिक्स कॉस्ट है 20,000, एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट 63,000, फिक्स कॉस्ट 22,000, टोटल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है। तो बजट के हिसाब से टोटल कॉस्ट क्या बनता है? 12,000 का 5 यूनिट्स वेरिएबल कॉस्ट, 12,000 5 रुपीज़ के हिसाब से 60,000, फिक्स कॉस्ट 80,000 और 20,000, तो सब मिला के 80,000 का कॉस्ट आया। अब एक्चुअली में क्या लगा है? वेरिएबल 63, फिक्स कॉस्ट 22, एक्चुअल में लगा 85,000। बजट के हिसाब से लगना था 80,000, एक्चुअली में लग गया 85, 5,000 ज़्यादा लग गया, 5,000 का वेरिएंस है, एडवर्स। ZBB मीन्स जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब एक बजट बनाना बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्डिंग बेस फ्रॉम स्क्रैच। बजट दैट एडजस्ट टू एक्टिविटी लेवल एंड कॉस्ट बिहेवियर, कौन सा ऐसा बजट है जो एक्टिविटी लेवल के साथ अपने आप को एडजस्ट करते रहता है? फ्लेक्सिबल बजट। प्लान सेल्स है 8,000, ऑपरेटिंग स्टॉक है 500, क्लोजिंग स्टॉक है 1,000, प्रोडक्शन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स मिल जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक अपने को पता है, ओपनिंग स्टॉक है 500 प्लस परचेजेस या प्रोडक्शन, अभी प्रोडक्शन मालूम नहीं है, ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 1,000, तो हमें मिलेगा सेल्स, सेल्स भी गिवन है 8,000। अब अपने बैक कैलकुलेशन करेंगे और प्रोडक्शन निकाल लेंगे। बैक कैलकुलेशन में क्या करना है? जो साइन है उसको उल्टा कर दीजिए, 8,000 है, 1,000 नेगेटिव है, प्लस करिए, 8,000 प्लस 1,000 और 500 माइनस, ये आएगा 8,500 प्रोडक्शन। कैश बजट ओपनिंग में 5,000, आपके पास पहले से 5,000 रुपीज़ है, रिसीट्स 25,000 और 25,000 मिल गए, कितने हो गए आपके पास? 30,000, पेमेंट 30,000, अब इसमें से 30,000 पे कर दिया, क्या बचेगा? 0 बचेगा। बजटरी स्लैक मींस, बजटरी स्लैक का मतलब क्या होता है कि अपने एक्सपेंसेस को ओवर एस्टिमेट करके दिखा देना और रेवेन्यू को कम करके दिखा देना। और ऐसा लोग क्यों करते हैं? सोचिए आप मैनेजर हैं और आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप एक्सपेंसेस को ओवर स्टेट कर रहे हो या फिर रेवेन्यूज को अंडर स्टेट कर रहे हो? सीधा सीधा बात है ना, टारगेट्स को मीट करने के लिए, मैनेजमेंट के सामने एक अपना अच्छा इमेज बनाने के लिए।
मैंने एक बजट बनाया, मेरे को मालूम है कि 70,000 का एक्सपेंस लगेगा, मैंने जानबूझ के बजट में लिख दिया कि 1 लाख रुपए का एक्सपेंस लगेगा। अब जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो 70,000 में काम पूरा कर दूंगा, तो मैनेजमेंट तो खुश होगी ना। मैनेजमेंट के माइंड में मेरे लिए एक पॉजिटिव परसेप्शन बनेगा कि इसने तो बोला था 1 लाख रुपए का एक्सपेंस होगा, लेकिन 70,000 में ही लगा दिया। मेरे को तो पहले से ही पता था कि ये एक्सपेंस 70,000 का ही होने वाला है, मैंने जानबूझ के 1 लाख रुपीज लिखा था इमेज अच्छी बनाने के लिए, रेवेन्यूज को अंडरस्टेट करना। मेरे को मालूम है कि 1 लाख रुपीज की रेवेन्यू आने वाली है, मैंने लिखा कि सिर्फ 60,000 रेवेन्यू आएगा। फिर जब मैनेजमेंट देखेगी, जब मेरा एक्चुअल काम, तो देखेगी किसने तो 60,000 बोला था, 1 लाख रुपए का रेवेन्यू लाके दिया है, अच्छा काम कर रहा है, इसको प्रमोट करो। तो इसलिए लोग ऐसा करते हैं। तो बजटरी स्लैक का मतलब अपने एक्सपेंसेस को ज्यादा दिखाना, ओवर एस्टिमेट करना, और रेवेन्यूज को अंडरस्टेट करना। अंडरस्टेटिंग रेवेन्यू, ओवरस्टेटिंग कॉस्ट, यस। स्टैंडर्ड यूजेज 4 kg पर यूनिट, एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन 2000 यूनिट्स। एक यूनिट को बनाने के लिए 4 kg चाहिए, आप 2000 यूनिट्स बनाने वाले हो, कितना लगेगा? 2000 इंटू 4, 8000 kg। तो हमने इस सेशन में एक एक एमसीक्यूज को बहुत ही धीरे धीरे करके सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप वापस एमसीक्यू बैंक को डाउनलोड करिएगा और एक एक एमसीक्यूज को वापस से सॉल्व करिएगा। एक बार मैंने करा दिया, आपने मेरे साथ कर लिया, फिर से आप दोबारा जब करोगे ना तो एमसीक्यूज आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसी एमसीक्यू बैंक में से 12 से 15 एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं, तो आपको भी पता है कि ये कितना मार्क्स कैरी कर रहा है। ये 3 आवर्स 45 मिनट्स में आपके टोटल 24 से लेकर 30 मार्क्स बहुत इजीली कवर अप हो जाएंगे, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। तो हमने इस सेशन में एक एक एमसीक्यूज को बहुत ही धीरे धीरे करके सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है। अब आपका होमवर्क ये है कि आप वापस एमसीक्यू बैंक को डाउनलोड करिएगा और एक एक एमसीक्यूज को वापस से सॉल्व करिएगा। एक बार मैंने करा दिया, आपने मेरे साथ कर लिया, फिर से आप दोबारा जब करोगे ना तो एमसीक्यूज आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इसी एमसीक्यू बैंक में से 12 से 15 एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं, तो आपको भी पता है कि ये कितना मार्क्स कैरी कर रहा है। ये 3 आवर्स 45 मिनट्स में आपके टोटल 24 से लेकर 30 मार्क्स बहुत इजीली कवर अप हो जाएंगे, ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। सो अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा हुआ ही होगा। आप रियली बहुत बहुत मेहनती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये सारा मेहनत का रंग आपको अभी अपने एग्जाम हॉल में मिलेगा, आपके कॉन्फिडेंस पर, आपके पेपर कंप्लीशन की एबिलिटी पर। तो अब आप बिना टाइम वेस्ट किए, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में गाइड किया था, उसके हिसाब से अपने सब्जेक्ट पे एकदम आराम से मन लगाकर पढ़ाई करिए। बिल्कुल भी रिजल्ट की चिंता मत करिए कि क्या होगा, बिल्कुल भी ये मत सोचिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आप कर पाएंगे कि नहीं। एकदम मस्ती में, जस्ट अपने ही फेवर में सब कुछ होने वाला है, ये सोचते हुए पढ़ाई करते रहे। दिमाग जो बोल रहा है उस पर अटेंशन देना बंद करें और जो सामने है उस पर फोकस कर करके पढ़ाई करें। ऑलराइट, आई विश यू रियली ऑल द बेस्ट एंड आई एम वेरी ईगर टू सी यू पासिंग। ऑलराइट, कंटिन्यू, ऑल द बेस्ट।